एपिसोड 431। तुम क्या करने जा रहे हो? जुन ने दक्ष से पूछा। वह उलझन में था कि उसका इरादा क्या है। मैं क्या करना चाहता हूँ यह आसान है, मैं उसके गुस्से के कारण को नियंत्रित करने जा रहा हूँ, शाश्वत भ्रम के माध्यम से दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, जैसे उसकी आंखों का रंग बदल गया हो और वे धुंधले भूरे रंग की हो गई हो। शांत हो जाओ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है? दक्ष ने एक भ्रम पैदा किया कि बूढ़ी औरत लड़के की ओर चल रही है। इस बार वह खुद नहीं गया, उससे लग रहा था कि लड़का स्थिर नहीं था, उसने अपने किसी करीबी को खो दिया था जिसकी वजह से वह अपना दिमाग भी खो बैठा था। उसके अनुसार केवल बूढ़ी महिला ही लड़के को ठीक कर सकती थी और उसे शांत कर सकती थी, बूढ़ी औरत को जीवित करने में असमर्थ। उसने दूसरा सबसे अच्छा तरीका अपनाया जो वह सोच सकता था, उसने एक भ्रम पैदा किया। उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि लड़का शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़का और भी ज्यादा गुस्से में था और चिल्लाने लगा, चुप रहो, तुमने मेरी दादी को मार डाला। उसके शरीर से तीसरी ऊर्जा तरंग निकली जो पहले दो बार की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली थी। दक्ष को फिर से इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और वह एक चट्टान की तरह पीछे की ओर फेंका गया। खांसी खांसी दक्ष फिर से मलबे से बाहर निकला और अपने कपड़ों से धूल पहुंचने लगा। ठीक है, अब मुझे गुस्सा आने लगा है, तुम्हारी पिछली योजना एक आपदा थी। ऐसा लगता है कि ब्रह्म उस पर काम नहीं कर पाया या वह अभी जो हुआ उसे समझने की मानसिकता में नहीं है। जुन ने दक्ष से कहा, अगली योजना क्या है? क्या तुम मेरी बात सुनकर अब भागने को तैयार हो? उसने पूछा, अभी नहीं, अभी तो ये शुरू हुआ है। मैं इस बच्चे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बच्चा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब से मैंने इसे देखा है तब से मेरा खून इसकी ओर आकर्षित हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि यह बच्चा मेरे खून से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि वह तियाशिन का बेटा हो, क्योंकि मुझसे पहले उसे ही यह खून मिला था। कारण जो भी हो, मुझे इस बच्चे को मार डालना चाहिए। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, उसका बच्चा, उसने कुछ महिलाओं के साथ रोमांटिक संबंध बनाए थे, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी भले ही वह उसका बच्चा था, उसे इतना मजबूत नहीं होना चाहिए। जब तक कि उसकी मां जुन ने बड़बड़ा, लेकिन वह कुछ सोचते हुए रुक गई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके ऐसा करने के बाद वह गर्भवती हो गई? नहीं, भले ही वह उसके बच्चे से गर्भवती हो, उसका बेटा इस नीच ग्रह पर नहीं होता, लेकिन ये बच्चा अपनी ताकत के साथ इस नीच ग्रह पर पैदा होने वाले व्यक्ति की तरह नहीं लगता। क्या ये वास्तव में हो सकता है? उसने भौं सड़ते हुए सोचा। दक्ष एक बार फिर अपनी अंगुलियों को चटका हुए सड़कों पर निकला। उन्होंने अपनी प्राचीन अंगूठी से फीनिक्स रक्त रोब निकाला और ऊर्जा तरंगों से अपनी रक्षा के लिए इसे अपनी पीठ पर पहन लिया। मैं इसे कम कष्टदायक तरीके से करना चाहता था, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं चाहते तो मैं कठिन तरीके से भी खेल सकता हूं। उन्होंने युवा लड़के के पीछे आने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया, हालांकि उनका टेपो बीच में टूट गया क्योंकि उन्हें युवा लड़के से 10 मीटर दूर अंतरिक्ष से बाहर फेंक दिया गया। अरे, उसके आसपास का स्थान बहुत अस्थिर है, टेलीपेशन के जरिए मैं उसके पास भी नहीं पहुंच सकता। बाढ़ में जाए, मैं तुम्हें थोड़ा दर्द पहुंचाने के बाद ठीक कर दूंगा। मेरे पास जीवन देने वाली गोलियां हैं, तुम नहीं मरोगे। निराश होकर दक्ष ने अपनी समय की तलवार निकाल ली। वह सीधे उस युवा लड़के की ओर उड़ गया। हालांकि इस बार उसने खुद को ऊर्जा तरंगों के लिए पहले से ही तैयार कर लिया था। उसके शरीर के चारों ओर एक अंतरिक्ष अवरोध था जिसे रक्त लाल लबादे ने और मजबूत कर दिया था। वह हाथ में समय की तलवार लेकर उस युवा लड़के की ओर उड़ चला। जब दक्ष उसके पास पहुंचा तो एक और ऊर्जा तरंग लड़के के शरीर से निकली। हालांकि इससे पहले कि वह दक्ष तक पहुंच पाती, उसने अपनी समय की तलवार से उस पर वार कर दिया। जंग लगी तलवार ऊर्जा तरंग से टकराए, हालांकि कुछ नहीं हुआ। दक्ष ने खुद को इस प्रभाव के लिए तैयार कर लिया था। उसे लगा कि यह उसके लिए बहुत कम हानिकारक होगा क्योंकि उसने खुद को इन सभी सुरक्षा उपायों से घेर रखा था। अर्धपारदर्शी ऊर्जा तरंग जंग लगी तलवार की नोक को छूती हुई दक्ष की ओर बढ़ रही थी। ऊर्जा तरंग दक्ष को बिना किसी नुकसान के पार कर गई। ऊर्जा तरंग जो पिछली बार से भी अधिक शक्तिशाली लग रही थी ने दक्ष को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय ऐसा लगा जैसे हवा का झोंका गुजर गया हो। क्या हुआ? क्या ये तलवार हो सकती है? दक्ष ने असमंजस में बड़बड़ा हुए कहा। हालांकि उसने उस छोटे लड़के की ओर दौड़ना बंद नहीं किया। ये समय की तलवार थी, मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन इसने उस ऊर्जा तरंग को एक अलग समय रेखा में भेजा, इसलिए इसने तुम्हें नहीं छुआ। ये ठीक उसी तरह है जैसे किसी अलग स्थान पर किया गया हमला किसी दूसरे स्थान पर खड़े व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। समय के साथ भी ऐसा ही है, हमला किसी दूसरे समय में किया गया था या शायद तुम्हें हमले से बचाने के लिए कुछ समय के लिए अलग समय में भेजा गया था। जुन ने अपने दिमाग में अपनी धारणा बना ली। हाँ, सचमुच एक भगवान ग्रेड हथियार। दक्ष हंसा और वह और भी अधिक उत्साह के साथ भागा और अधिक सुरक्षित और आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। तुमने अपनी दादी को मार डाला, तुमने उसे मार डाला, तुमने उस महिला को मार डाला जिसने तुम्हें बचाया और तुम्हारी मदद की। तुम एक घन कमीने हो। जब दक्ष उसकी ओर उड़ रहा था तब भी वह युवा लड़का उस छाया को देख रहा था जो उसे मौत के लिए दोषी ठहरा रही थी। उसकी पूरी दुनिया अंधकार से घिरी हुई थी, उसे बस
बस एक परछाई दिख रही थी जो उसे दोषी ठहरा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वह निराशा की रायों में डूबता गया। तुमने उसे मारा, मुझे नहीं, तुमने मेरा परिवार ले लिया। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, जू लियांग ने अपने कान बंद करते हुए दहाड़ हुए कहा। एक और भी सघन ऊर्जा तरंग उसके शरीर से निकली जिससे जहां वह खड़ा था वहां और भी गहरा गड्ढा बन गया। आओ, जो कुछ तुम्हारे पास है सब फेंक दो, मुझे सब कुछ झेलने दो, दक्ष ने गरजते हुए कहा और उसने समय की अपनी तलवार को और भी मजबूती से पकड़ लिया। ऊर्जा तरंग जो कुछ क्षण पहले तक जानलेवा लग रही थी उसका पूरा आभामंडल दक्ष के पास से गुजरते ही गायब हो गया और उसने दक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जैसे ही वह दक्ष से गुजरा उसने पुनः अपनी ताकत हासिल कर ली और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। यह नहीं था जो किसी दूसरी टाइमलाइन में था, यह वही होगा। दक्ष ने जमीन पर हुए नुकसान को देखते हुए सोचा, सिर्फ वही बच गया। दक्ष अब बच्चे से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर था। उसने बच्चे को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई, ये सोचकर कि वह उसे जीवन देने वाली गोली से ठीक कर देगा। तलवार लड़के की छाती की और उसके हृदय की ओर बढ़ी। तलवार लड़के की छाती के पास पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वह बच्चे को छूने वाली थी वह रुक गई। अपनी योजना बदलते हुए दक्ष ने एक सरल तरीका अपनाने का फैसला किया, क्योंकि उसे अब बच्चे के हमलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तलवार भोंक के बजाय उसने दूसरे हाथ से लड़के के सिर के पिछले हिस्से पर वार किया, जिससे वह बेहोश हो गया। ये बेहतर है, उसने बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़े शव को देखकर कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाकर लड़के को छुआ और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही उसने उस छोटे लड़के को गोद में उठाया उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिल गया हो जिसे उसने बहुत पहले खो दिया था, लेकिन उसका रक्त भी उत्तेजित हो रहा था। तारक महत का उल्टा पहला बच्चा बुदा बुदा आया, उसे खुद को याद नहीं आ रहा था। तुम्हें नहीं पता? दूसरे बच्चे ने पूछा। पहले बच्चे ने भावहीनता से उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम। आप कौन है? उसने पूछा। मुझे नहीं मालूम, दूसरे बच्चे ने जवाब दिया। वे दोनों अंतरिक्ष में अनंत काल तक तैरते रहे। वहां कोई तारे या दुनिया नहीं थी, केवल अनंत अंतरिक्ष ही मौजूद था जहां दोनों बच्चे तैर रहे थे। जैसे जैसे बीतता गया वे दोनों बड़े होते गए और अंततः मानव जाति के युवा पुरुषों की तरह दिखने लगे। ये बहुत खाली है, हम दो ही क्यों हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? पहले युवक ने दूसरे से पूछा, जो देखने में भी बड़ा लग रहा था। दूसरे युवक ने अपना सिर हिलाया, उसे समझ में नहीं आया। उसने पूछा, मुझे नहीं पता हम क्यों अस्तित्व में हैं, ये बहुत खाली है, यहाँ सिर्फ ये खालीपन है और हम दोनों हैं। पहले युवक ने बेरुखी से जवाब दिया, ये सही नहीं है, हमें और क्या चाहिए? दूसरे युवक ने उलझन में पूछा, हमारे जैसे और भी लोग। पहला युवक कुछ सोचते हुए बुदा बुदा या समय बीतता गया और युग बीतते गए। समय बीतने के साथ साथ दोनों युवकों को ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोनों युवकों को एहसास हुआ कि उनके पास कई शक्तियां हैं जिनके बारे में उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगी। इनमें से एक शक्ति सृजन की शक्ति थी। वे दोनों दोस्त जैसे हो गए थे, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने अपने जैसे और अधिक लोगों को तैयार किया तथा अपने साथ चलने के लिए और अधिक लोगों को ढूंढने का प्रयास किया। वे अपने जैसे और लोगों को बनाने में सफल रहे, हालांकि वे पूर्णता नहीं बना पाए। उन्होंने जो प्राणी बनाए वे उनके जैसे दिखते थे, लेकिन वे ना तो बोलते थे और ना ही कुछ और करते थे। वे इस शून्य में सांस भी नहीं ले सकते थे और कुछ ही समय बाद मर गए। जैसे जैसे उन्होंने फिर से प्रयास किया, समय बीतता गया, सैकड़ों साल बीतते गए। वे ग्रह, हरियाली और कई अन्य चीजें बनाने में सफल रहे। उन्होंने तारे भी बनाए ताकि यह विशाल अंतरिक्ष इतना खाली ना लगे। उन्होंने बहुत सी चीजें बनाए, लेकिन वे अपने जैसे प्राणियों को बनाने में सफल नहीं हुए। हजारों साल बीत गए इससे पहले कि वे आखिरकार अपने जैसे प्राणियों को बनाने में कामयाब हो पाते। उन प्राणियों में एक आत्मा थी जो उन्हें समझ देती थी। वे बोलने में भी सक्षम थे, हालांकि यह भी पूर्णता नहीं थी। 100 वर्षों तक वे दोनों अपने द्वारा बनाए गए प्राणियों के साथ रहे और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें अधिक मित्र मिल गए हैं, हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि उनकी पूर्णता नहीं थी। उन्होंने जो बनाए वे बिल्कुल उनके जैसे ही थे, सिवाय इसके कि उनका जीवन काल सीमित था। जब वे प्राणी बुढ़ापे से मर गए तो उन दो शाश्वत प्राणियों को खोने का दर्द महसूस हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि किसी को खोने का क्या मतलब होता है। उनमें से एक को यह एहसास नापसंद था, उसे यह अपूर्णता का एक रूप लगता था, हालांकि दूसरे को लगा कि यह एहसास कुछ नया था जिसे उसने अपने अनंत जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। उसे नुकसान का दुख महसूस हुआ, हालांकि इससे उसे जीवन की और भी सराहना मिली। क्या यही जीवन का अर्थ था? क्या सीमित जीवन ही वास्तविक पूर्णता थी? क्या वे अपूर्ण प्राणी थे? यह विचार उसके दिमाग में आया, हालांकि उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इस घटना के बाद अन्य शाश्वत प्राणियों का जीवन काल सीमित हो गया। उन दोनों ने निर्णय लिया कि वे अपने जैसे प्राणी बनाएंगे जिनका जीवन काल अनंत होगा। आगामी वर्षों में उन्होंने कई सिद्ध प्राणियों का निर्माण किया जिनकी आयु उनके समान अनंत थी, हालांकि उन्होंने उन्हें अपने पास नहीं रखा क्योंकि उन्हें पहली बार की तरह लगाव और हानि का डर था। उन्होंने अपनी रचनाओं को उसी दुनिया में बसाया जिसे उन्होंने बनाया था। दूसरा प्राणी अपनी सफलता से खुश था क्योंकि वह अपनी रचनाओं को हजारों सालों तक जीवित देखता था, हालांकि पहले प्राणी को ऐसा लग रहा था
था कि कुछ कमी है, ये जीवन बेकार लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वे सिर्फ जीने के लिए जी रहे थे, जीवन का कोई मूल्य नहीं था। यह विचार युगों तक उसके दिमाग में रहा और दिन प्रतिदिन मजबूत होता गया। अंततः उसने कुछ ऐसा बनाने का निर्णय लिया जिसे दूसरे लोग नैतिक रूप से गलत समझे। उन्होंने सीमित जीवन अवधि वाले प्राणियों को बनाने का फैसला किया, साथ ही उन्हें प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता दी ताकि अगर वे लंबे समय तक जीना चाहे तो अपनी जीवन अवधि बढ़ा सके। उन्होंने उन्हें सीमित जीवन दिया लेकिन अमरता और सच्ची ताकत हासिल करने की असीम क्षमता दी। इससे दूसरा प्राणी क्रोधित हो गया, जिसने सोचा कि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है कि उन्हें सुरक्षा के लिए भेजा गया था। वह जो अपूर्णता मानता था उसे बनाना उसके द्वारा बनाए गए सांसारिक नियमों के विरुद्ध था। इन रचनाओं के साथ विश्व संतुलन खतरे में था और जिसने इसे पैदा किया वह व्यक्ति था जिसके साथ वह तब से रह रहा था जब से उसे समझ में आया कि वे कौन थे। दूसरा प्राणी अपने सबसे करीबी व्यक्ति से नफरत करता था जो उसके खिलाफ जाता था। उसने विश्व संतुलन को नष्ट करने के लिए पहले प्राणी को दंडित करने का फैसला किया। हालांकि उनकी ताकत बराबर थी, उसके दिमाग में खुद को मारे बिना दूसरे को मारना असंभव था। फिर भी अपने विश्वास और विश्व संतुलन की खातिर उसने अपूर्णताओं के निर्माता को कैद करने का निर्णय लिया, इस खतरे के बावजूद कि यदि उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा तो उसे अपनी सारी शक्तियां खो देनी पड़ेंगी। अपूर्णता के निर्माता ने वादा किया कि वह विरोध नहीं करेगा तथा वादे के बदले में उसे जो भी सजा दी जाएगी उसे स्वीकार नहीं करेगा। उसे यह वादा मिला था कि उसकी अपूर्ण रचनाओं को नष्ट नहीं किया जाएगा, तभी वह बिना प्रतिरोध किए दंड को स्वीकार कर सकेगा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि अगर वह युद्ध करेगा तो पूरा ब्रह्मांड और उनकी बनाई हर चीज नष्ट हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी अपूर्ण रचनाओं की खातिर सजा स्वीकार कर ली। दूसरा प्राणी भी सहमत हो गया और भाग्य निश्चित हो गया। तारांकित खड़ी थी जो उसे डूबते हुए देख रही थी, लेकिन यह देख पाना असंभव था कि वह कौन या क्या था, क्योंकि उस व्यक्ति को चारों ओर से धुंध ने घेर रखा था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था जो सूरज को छुपा रहा था। तुम अपनी जेल से भाग निकले लेकिन तुम अपनी सजा से कभी नहीं बच सकते। तुम हमेशा अनंत काल तक सजा भुगतोगे, तुम्हें वापस तुम्हारे नर्क में ले जाया जाएगा। तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें अनंत काल तक सजा भुगतनी पड़ेगी। आकृति ने कहा, यह तय करना मुश्किल था कि वह आवाज पुरुष की थी या महिला की। इतना कहकर वह आकृति गायब हो गई। जूलिया काले पानी में तैरने के लिए संघर्ष करता रहा। चीख जब जूलिया तैरने का प्रयास कर रहा था तो उसने आकाश से एक चीखने जैसी आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा तो पाया कि बादल छट रहे हैं और सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है। उसने आकाश से एक ज्वलंत आकृति भी नीचे आती देखी जो इंद्रधनुषी फीनिक्स जैसी लग रही थी। रेनबो फीनिक्स जूलिया की ओर तेजी से नीचे आया। रेनबो फीनिक्स जहाज जूलिया की ओर तेजी से नीचे गिरा जो काले पानी में गोते लगाते समय तैरने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे ही रेनबो फीनिक्स पानी में उतरा उसका काला रंग बदलने लगा और वह अधिक पारदर्शी हो गया। रेनबो फीनिक्स जूलिया के पैरों के नीचे आ गया और सूरज की ओर बढ़ते हुए उसे हवा में ले जाने लगा। जूलिया रेनबो फीनिक्स पर बैठा था और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था जबकि रेनबो फीनिक्स ऊपर की ओर उड़ रहा था। क्या हो रहा है? जूलिया ने अपनी सांस शांत होने के बाद उलझन में बड़बड़ा आया। रेनबो फीनिक्स ने कोई जवाब नहीं दिया और वह उड़ता रहा, लेकिन तभी एक और जानवर आसमान से निकला जो एक छोटी दो पूंछ वाली बिल्ली की तरह दिख रहा था जो रेनबो फीनिक्स की ओर गिर रहा था। छोटी दो पूंछ वाली बिल्ली धीरे धीरे बड़ी होती गई और अंततः उसका आकार बदलकर एक विशाल सफेद बाघ बन गया जिसके पंख फीनिक्स के और पंजे ड्रैगन के थे। जानवर ने अपना मुंह खोला और जूलिया की ओर एक चमकदार प्रकाश किरण फेंकी। हाँ, जूलिया अचानक सीधा बैठ गया क्योंकि उस पर प्रकाश की किरण पड़ी थी। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि वह जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने देखा कि एक युवा काले बालों वाला लड़का चिमनी के सामने बैठा एक ताजा शिकार किया हुआ जानवर पका रहा था। उसने चारों ओर देखा, वहां कोई और नहीं मिला। कुछ समय बीतने के बाद ही उसे याद आया कि क्या हुआ था। उसे याद आया कि बुढ़िया की हत्या उसकी आंखों के सामने ही हुई थी। उसके बाद सब कुछ अंधकार में हो गया था। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था सिवाय उस अजीब सपने के जो उसने देखा था। दादी, क्या ये भी एक सपना था? वह असमंजस में बुदबुदा आया। शोर सुनकर दक्ष ने उस छोटे लड़के की तरफ देखा। वह धीरे से मुस्कुराया। ओह, तुम जाग गए। तुम्हारी दादी ने कहा था कि तुम ज्यादा देर तक सोओगे क्योंकि उन्होंने तुम्हें नींद की गोलियां दी है। आओ कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। उसने आगे कहा। युवा लड़का असमंजस में था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उस युवक को पहले कभी देखा था। तुम कौन हो? कौन सी नींद की गोलियां? मैं कहाँ हूँ? जूलिया ने पर सवालों की बौछार कर दी। मैं दक्ष हूँ, मैं एक घूमकर साधक हूँ। जब मैं तुम्हारे गांव से गुजर रहा था तो तुम्हारी दादी मेरे पास आए। उन्होंने मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहा ताकि तुम बड़े हो सको। उन्होंने कहा कि गांव में तुम्हारा विकास रुका हुआ है क्योंकि उन्होंने तुम्हें पहले से ही ज्यादातर चीजें सिखा दी हैं। दक्ष ने बहाना बनाते हुए कहा। उसने मुझसे तुम्हारी मदद करने की विनती की और मैं
सहमत हो गया। उसने कहा कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और तुम सहमत नहीं हुए, इसलिए उसने तुम्हें नींद की गोली खिला दी ताकि जब मैं तुम्हें अपने साथ दूर ले जाऊं तो तुम सो जाओ। उसने झूठ बोलना जारी रखा। एक विश्वसनीय कहानी गढ़ी जो एक बच्चे के लिए काम कर सकती थी। नहीं, वह मुझे उसे छोड़ने नहीं दे सकती, वह मुझसे प्यार करती थी। तुम झूठ बोल रहे हो, जू लियांग ने कहा। उसे विश्वास नहीं हुआ और वह एक कदम पीछे हट गया। मुझे पता है कि वह तुमसे प्यार करती थी, मैं उसकी आंखों में उस असीम प्यार को महसूस कर सकता था। तुम उसके प्यार को कमाते हो। वह तुमसे इतना प्यार करती थी कि तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए वह तुम्हें खुद से अलग होने देने के लिए भी तैयार हो गई। क्या तुम एक बेहतर इंसान बने बिना और मुझसे सब कुछ सीखे बिना वापस जाकर उसके भरोसे को तोड़ने जा रहे हो, या तुम मेरी मदद लेने जा रहे हो और उसकी इच्छाओं को पूरा करने जा रहे हो? फैसला तुम्हारा है। अगर तुम 2 दिन के लिए उस दिशा में वापस चले गए तो तुम वापस गांव पहुंच जाओगे। मैं चुनाव तुम पर छोड़ता हूं, दक्ष ने लापरवाह तरीके से कहा। जू लियांग ने उलझन में बड़बड़ा हुए कहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह अभी भी युवा और अनुभवहीन था। उसका पूरा होश उस बूढ़ी महिला के साथ बीता। झूठ और बेईमानी से दूर। उसने नहीं सोचा था कि दक्ष झूठ बोल रहा है, भले ही उसकी कहानी इतनी चौंकाने वाली हो। उसने पीछे मुड़कर उस दिशा की ओर देखा जहां उसे बताया गया था कि उसका गांव है। फिर उसने दक्ष की ओर देखा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ एक बेहतर इंसान बनूंगा और दादी की इच्छाओं को पूरा करूंगा, तभी मैं वापस जाऊंगा। मैं उन्हें गर्व महसूस करवाऊंगी। उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। अच्छा फैसला है, तुम्हारी दादी वाकई गर्व महसूस करेगी। आओ, तुमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, तुम्हें भूख लगी होगी, दक्ष ने कहा और उसने छोटे लड़के को खाने के लिए अपने पास बुलाया। ओह ठीक है, यह मेरी पत्नी जू है और यह मेरा अपराध में साथी ओरियन है। उसने जू और ओरियन का परिचय करवाया। उन दोनों को लड़के के बारे में सच्चाई पता थी, लेकिन उन्हें पहले से ही दक्ष ने बता दिया था कि क्या करना है। तुम्हारी दादी वास्तव में एक अच्छी महिला थी, उन्हें गर्व महसूस कराओ। ठीक है, जू ने कहा और उसने जूलिया के सिर पर थपथपा आया, जिसने जवाब में सिर हिलाया। वह दक्ष के सामने बैठ गया। यहाँ दक्ष ने उसे खाने के लिए जानवरों का मांस दिया। उसने बाकी मांस ओरियन और जू के बीच बांट दिया। क्या आप खाना नहीं खाएंगे बड़े भाई? चेन लड़के ने पूछा, क्योंकि उसने देखा कि दक्ष खा नहीं रहा था और केवल दूसरों को दे रहा था। दक्ष ने लड़के की ओर देखा। बड़ा भाई कहे जाने पर वह दंग रह गया। आपको ऐसा कहने के लिए क्षमा करे सीनियर। चेन लड़के ने खुद को सही किया। कोई बात नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूं, पर इतना भी नहीं, तुम मुझे बड़ा भाई कह सकते हो। दक्ष ने छोटे लड़के का सिर सहला हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें छोटा भाई कहूंगा। उसे लड़के का नाम नहीं पता था और वह पूछ भी नहीं सकता था। उसने दावा किया था कि लड़के की दाव उससे मिली थी। अगर वह अब लड़के का नाम पूछता तो संदेह पैदा हो जाता, इसलिए उसने बच्चे के नाम को भूलने का फैसला किया और भविष्य में उसे छोटा भाई कहकर पुकारने का फैसला किया। ये ठीक है बड़े भाई चेन, आप मुझे लियांग कह सकते हैं, जैसा कि मेरी दादी कहती थी। छोटे लड़के ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। लड़के का जवाब सुनकर दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने बिना किसी संदेह के खुद ही अपना नाम बता दिया था। इससे दक्ष का काम आसान हो गया। ठीक है लियांग, या मैं तुम्हें उसी तरह संबोधित करूंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं एक बेहतर इंसान कैसे बनूंगा जिस पर दादी को गर्व हो? इसमें कितना समय लगेगा? लड़के ने उत्सुकता से पूछा। यह एक धीमी प्रक्रिया है, इसलिए इसमें बहुत समय लगेगा। मुझे तुम्हें साधना के बारे में सिखाना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई साधना नहीं है। मैं तुम्हें और भी बहुत सी चीजें सिखाऊंगा, लेकिन जब तक मैं ये काम पूरा करूंगा तब तक तुम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो चुके होगे। जब तुम सफल हो जाओगे और अंततः वापस आओगे तो तुम्हारी दादी बहुत खुश होंगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह ठीक है, मैं ये सवाल तुम्हारी दादी से पूछना भूल गया, क्या तुम पढ़ सकती हो? उसने पूछा, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे वह कोई महत्वपूर्ण बात भूल गया हो। मैं पढ़ सकता हूँ, दादी ने मुझे सिखाया, जूलिया ने उत्तर दिया। अच्छा लड़का, खाना खत्म करो, फिर मैं तुम्हें एक साधना मैनुअल दूंगा, इसे खुद पढ़ो और इसे समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें एक भी चीज समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं, बस इसे पूरा पढ़ लो। तुम्हारे पढ़ने के बाद मैं इसके बारे में समझाऊं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी दादी की इच्छा पूरी हो, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष को छोड़कर सभी ने खाना खत्म कर दिया। लड़के को नहीं पता था कि दक्ष ने कई घंटे पहले ही खाना खा लिया था और अब उसे भूख भी नहीं थी। सबके खाने के बाद दक्ष अपने स्टोरेज रिंग से एक कल्ट मैनुअल लाया। यह उसके द्वारा एकत्रित की गई सबसे मजबूत कल्ट कला में से एक थी। हालांकि उसने नामहीन कल्ट कौशल नहीं दिया जिसका वह उपयोग कर रहा था। ये यहाँ है, ये वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन यह समान रूप से जटिल है। बस इसे समझने की कोशिश करते हुए इसे पूरा पढ़ने का प्रयास करें, दक्ष ने लड़के को साधना मैनुअल देते हुए कहा। मैं ऐसा करूंगा, लड़के ने मैनुअल स्वीकार करते हुए अपना सिर हिलाया। हम क्या हमारे पास कुछ मेहमान आए हैं? दक्ष ने अचानक पीछे देखते हुए कहा। दक्ष खड़ा हुआ और पीछे देखा तो उसने कदमों की आवाज सुनी। यही रुको, मैं अभी आता हूँ, उसने कहा और शोर की ओर बढ़ने लगा। तभी उसने झाड़ियों से लोगों के एक समूह को बाहर निकलते देखा। वहां 12 आदमी थे जो उनकी ओर
आए तो यह वह स्वादिष्ट गंध है जो यहीं से आ रही थी। बच्चे, क्या तुमने कुछ पकाया है? आओ, जो तुमने बनाया है हमें पोसो। पुरुषों में से एक ने पूछा हंसते हुए। जब उन्होंने दक्ष को देखा, हम बॉस, उसके पास न केवल भोजन है बल्कि महिलाएं भी हैं। ऐसा लगता है कि हमारा दिन बहुत रंगीन होने वाला है। हम राजकुमारी के लिए इस जंगल में सुनहरा फूल ढूंढने आए थे, लेकिन हमें एक और भी सुंदर फूल मिला है जिसे हम पूरे दिन तोड़ सकते हैं। एक और आदमी ने कहा जब उन्होंने जू को आग के पास खड़े देखा। हाँ, ये वास्तव में हमारा भाग्यशाली दिन है। जब से मैंने शहर छोड़ा है मैं अपनी पत्नी को याद कर रहा हूँ। कौन जानता था कि मुझे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक और भी सुंदर महिला मिलेगी। नेता ने अपने होठों को चाटते हुए जू को देखा और हंसा। तुम उसे चाहते हो? जाओ, दक्ष ने कहा और एक तरफ हटकर उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। इसके बावजूद जू डरी हुई नहीं दिख रही थी, मानो उसे दक्ष पर पूरा भरोसा था। हालांकि जू लियांग हैरान था, उलझन में था कि क्या हो रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बुरे लोग किसी की औरत को छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। उसे प्यार और रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं पता था सिवाय उस बूढ़ी औरत के साथ साझा किए गए माँ के प्यार के। हाँ, समझदार बच्चे, अच्छा काम किया। काम पूरा होने के बाद हम तुम्हें अच्छा इनाम देंगे। नेता जू की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दक्ष को पीछे छोड़ने के प्रयास में उसके पास पहुंचा, दक्ष फिर से आगे बढ़ गया और उसके सामने खड़ा हो गया। तुम क्या कर रहे हो? नेता ने गुस्से से कहा। मैंने तुम्हें जाने को था, तुम क्यों रुक रहे हो? दक्ष ने मासूमियत से पूछा। तो फिर हट जाओ, उस आदमी ने कहा और उसने दक्ष को एक तरफ हटाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उस आदमी का हाथ दक्ष के कंधे पर पड़ा, उसकी छाती पर मुक्का लगा जिससे उसकी हड्डियां चटक गई। वह आदमी पीछे की ओर उछला और जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से सफेद तरल पदार्थ निकला। बॉस, वे लोग उस आदमी की ओर दौड़े जो दू के ऊपर लेटा हुआ था। वह मर चुका है। उनमें से एक आदमी ने पीले चेहरे से दक्ष को देखते हुए कहा, वह बस इसी वजह से मर गया। मैंने सोचा था कि वह ज्यादा ताकतवर होगा क्योंकि वह मेरे सामने इतनी बहादुरी से काम कर रहा था। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ? इन लोगों ने कहा कि वे एक राजकुमारी के लिए फूल ढूंढ रहे थे। इसका मतलब ये होना चाहिए कि शाही परिवार के लिए काम करते हैं, लेकिन उनका सबसे मजबूत व्यक्ति भी केवल एक आत्मा स्थापित क्षेत्र साधना है। क्या मैं अभी भी सपनों के महाद्वीप में हूँ? शाही साधक यहाँ इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? यहाँ तक कि घर वापस शुई साम्राज्य में भी शाही साधक स्वर्ण क्षेत्र साधना करने वाले थे। मैं कहाँ हूँ? उसने उलझन में सोचा। हालांकि मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनसे मैं पूछ सकता हूँ। आइए देखें कि मैं कहाँ हूँ। उन्होंने बड़बड़ा हुए उन लोगों के करीब कदम बढ़ाया जिनमें से केवल 11 ही बचे थे। तुमने हमारे बॉस को मारने की हिम्मत की? क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? तुम गेल किंगडम के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हो? पुरुषों ने खड़े होकर अपने हथियार निकाले और फिर वे दक्ष को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ने लगे। मुझे आप में से केवल एक जीवित चाहिए, जो जीवित रहेगा वह अंत में आएगा, दक्ष ने चिल्लाते हुए कहा। उसने लोगों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा और उसने अपनी प्राचीन ची से तलवार निकाली। वह जो तलवार लाया था वह आत्मिक तलवार थी जो अपने आप हमला कर सकती थी। उसने तलवार उन लोगों की ओर फेंकी जो अपने आप ही उड़ने लगी और उन लोगों को काटने लगी। जब दुश्मन मजबूत नहीं होते तो यह होता है, केवल ये तलवार ही तुम सबका सामना कर सकती है। मुझे पता है कि मुझे खुश होना चाहिए कि मेरे पास मजबूत दुश्मन नहीं है, लेकिन ये बहुत उबाऊ है, उसने बड़बड़ा हुए कहा और उन आदमियों की ओर बढ़ा जबकि उनके सिर ही शरीर जमीन पर गिरते रहे। अंत में केवल एक व्यक्ति बचा था। अपने सभी दोस्तों को मरते देख वह कांपने लगा। वह अपने घुटनों पर गिर गया। उसे डर था कि जल्द ही उसकी बारी आ जाएगी। हालांकि वह चतुर था, उसे दक्ष के शब्द याद थे, इसलिए वह वापस अंत तक भाग गया जिससे वह अंतिम व्यक्ति बन गया। दक्ष अपने उत्तरों के लिए किसी को जीवित छोड़ना चाहता था, इसलिए उसे जीवित छोड़ दिया गया। चतुर आदमी, अब और अधिक चतुर बनो और मुझे वह उत्तर दो जो मैं जानना चाहता हूँ, तभी तुम जीवित बचोगे, अन्यथा तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो उनका होगा। उसने उस आदमी को धमकाते हुए कहा, मैं करूंगा, मैं हर बात का ईमानदारी से जवाब दूंगा। आदमी ने कहा, मुश्किल से खुद को जमीन गीला करने से रोक पाया। अच्छा, अब एक अच्छे आदमी बनो और खड़े हो जाओ। दक्ष ने उस आदमी के कंधे को थपथपाते हुए कहा जो अब और नियंत्रण नहीं रख सका और खुद को गीला कर लिया। चे घिनौना, खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, बस वही रहो। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे बताओ तुम किस राज्य से आए हो? उसने अपने माथे पर थप्पड़ मारने से पहले पूछा। अरे रुको, उस आदमी ने मरने से पहले ही इसके बारे में शेखी बारी थी। मुझे लगता है कि गेल किंगडम वह राजस्थान से कितनी दूर है? उसने पूछा। हम राज्य के बाहरी इलाके में है, राज्य की सीमा में प्रवेश करने के लिए हमें कुछ घंटे पैदल चलना पड़ेगा, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। उसे खुद पर घृणा महसूस हो रही थी कि वह अपने ही पेशाब पर बैठा था, लेकिन उसे राहत भी थी कि वह जीवित था, तो अगला राज्य ही होगा। दक्ष ने उसकी बातें समझते हुए सोचा। उन्होंने पूछा, मुझे बताइए कि हम किस महाद्वीप में हैं? हम प्रकाश स्वर्ग महाद्वीप में हैं, आदमी ने जवाब दिया। प्रकाश स्वर्ग महाद्वीप, यह वही राज्य है? मैं गलत जगह पर नहीं हूँ? साधक इतने कमजोर क्यों है? ये साधना स्वर्ग है? क्या हो रहा है? दक्ष ने बुदबुदा या जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। यहाँ सभी राज्य
राज्य मजबूत नहीं है। हम महाद्वीप के बाहरी इलाके में रहते हैं और हमारे पास बहुत अधिक संसाधन नहीं है। केवल राजघराने ही मजबूत है, और वह भी इसलिए क्योंकि वे अध्ययन करने और वहां के संसाधनों का उपयोग करने के लिए केंद्रीय राज्यों में जाते हैं। हम और अन्य लोग खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिए गए हैं। आदमी ने आ भरते हुए उत्तर दिया, क्या वे संसाधन नहीं खरीदते और उन्हें गार्डों के साथ साझा नहीं करते? कौन सा राज्य अपने गार्डों को कमजोर होने दे सकता है? क्या होगा अगर अन्य राज्य हमला कर दे? दक्ष ने पूछा, ऐसे उजाड़ राज्य पर हमला करने की हिम्मत कौन करेगा? आसपास ऐसे कई राज्य हैं हमारे पास जो संसाधन है उनसे हम मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पाते हैं। कौन ऐसे बेकार राज्य पर विजय पाने के लिए संसाधन खर्च करने की हिम्मत करेगा? उस व्यक्ति ने कहा, उसे अपने राज्य के बारे में बुरा भला कहने में कोई शर्म नहीं थी। आप किस फूल की तलाश में थे? क्या ये कोई दुर्लभ फूल है जो खेती में मदद कर सकता है? दक्ष ने पूछा, ये सोचकर कि वह अपने लिए कुछ विशेष जड़ी बूटियां पा सकता है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक बेकार फूल है जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इस राज्य में ऐसा सिर्फ एक ही फूल है। राजकुमारी ने हमें इसे ढूंढ कर लाने के लिए कहा है क्योंकि यह उसका पसंदीदा फूल है। आदमी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। अपनी थोड़ी पर हाथ रखते हुए दक्ष मुस्कुराया, ऐसा लगता है कि इस बार राजकुमारी को उसका पसंदीदा फूल नहीं मिलेगा। वैसे क्या तुम्हारे पास इस जगह का नक्शा है? मैं नक्शा नहीं लाया क्योंकि हम इस क्षेत्र को अच्छी तरह जानते हैं। आदमी ने जवाब दिया, ठीक है, मुझे सारे जवाब मिल गए हैं, अब तुम शांति से मर सकती हो। तुमने मरने से पहले अच्छा किया, दक्ष ने कहा और वजू की ओर चलने के लिए मुड़ा। आत्मा की तलवार उसके पीछे उड़ी और लोगों की गर्दन काटने लगी, फिर स्वयं उसके हाथों में आ गई। अच्छा काम है, दक्ष ने तारीफ करते हुए अपने हाथ में रखी आत्मा तलवार पर नजर डाली और फिर तलवार को वापस अपने भंडारण रिंग में रख दिया। वह वापस चला आया और अलाव के पास बैठ गया। उसने देखा कि जूलिया उससे घूर रहा था। क्या तुम्हें कुछ कहना है? उसने बच्चे से पूछा। तुमने इंसानों को मार डाला, जूलिया ने जवाब दिया। ओह, तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो। सबक नंबर 1, अगर कोई तुम्हारे परिवार और तुम्हारे दोस्तों का अनादर करने की हिम्मत करता है तो उन्हें पीटने में कुछ भी गलत नहीं है, और अगर उन्होंने तुम्हारे परिवार या दोस्तों पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो उन्हें मार डालना इस दुनिया में गलत नहीं है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां अगर तुम मजबूत नहीं हो तो लोग तुम्हें जिंदा खा जाएंगे। दक्ष ने अपने कार्यों को उचित ठहराते हुए जूलियन से कहा, तो ये गलत नहीं है? शूलिन ने पूछा, नहीं, ऐसा नहीं है, केवल तभी जब यह उचित हो। निर्दोष लोगों की हत्या करना भी अच्छा नहीं है जब तक कि इसके पीछे कोई अच्छा कारण ना हो। दक्ष ने इस दुनिया की अपनी समझ के अनुसार सही और गलत का बोध कराते हुए समझाया, खैर अब तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए, टेंट पहले से ही लगा दिए गए हैं, अच्छी नींद लो, कल का दिन बहुत लंबा होने वाला है। उसने बाई टेंट की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, जूलिया अपने हाथ में साधना पुस्तिका लेकर खड़ा हुआ और तंबू के अंदर चला गया। जूलियन के जाने के बाद दक्ष ने जू को देखा और उसके गालों पर हाथ रख दिया। हमें भी चलना चाहिए। उसने उस महिला कठपुतली को बुलाया जो उसे रक्तर रेखा मंदिर से मिली थी और जिसका नाम उसने जिया रखा था। जिया, तुम्हारा काम आज रात हमारी रक्षा करना है। टेंट के पास आने वाले किसी भी व्यक्ति या चीज को मार दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इंसान है या जानवर, किसी को भी खतरे में सुरक्षित बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसने जू को आदेश दिया और फिर उसने जू का हाथ पकड़ा और कमरे के अंदर चला गया। दक्ष और जू तंबू के अंदर बैठे एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। मेई की बारी आने से पहले ये तुम्हारे साथ मेरा आखिरी दिन है। समय इतनी तेजी से बीत गया कि मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ, दक्ष ने कहा। उसे याद आया कि जू का समय खत्म हो गया था और कल से मेई की बारी थी। उसे थोड़ा दुख हो रहा था कि उसे जू से अलग होना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिन बहुत अच्छे रहे हैं और जू ने उसका बहुत ख्याल रखा है। ये ठीक है, ये 7 दिन मेरे लिए पहले से ही सबसे अच्छे रहे हैं। ये पहले से ही मेरी अपेक्षा से अधिक था क्योंकि इस दौरान मैं आपकी नज़र में केवल एक ही थी। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये 7 दिन आपके साथ बिताने को मिले, जू ने कहा और उसने अपना सिर दक्ष के कप पर रख दिया। मुझे भी ऐसा समय पाकर खुशी है, काश मैं अपना सारा समय तुम्हें दे पाता। दक्ष ने जू के गालों को सहला हुए कहा, नहीं, बाकी लोग भी उतने ही समय के हकदार हैं जितने मैं इन 7 दिनों से ही संतुष्ट हूँ। सबके आने के बाद मुझे और 7 दिन मिलेंगे। ये कुछ बेहतरीन पलों का इंतजार करने जैसा है। ये यादें अगले कुछ हफ्तों के लिए काफी होंगी जब तक कि मेरी बारी ना आ जाए, जू ने धीरे से कहा। दक्ष ने अपना हाथ जू की थोड़ी पर रखा और उसकी खूबसूरत आंखों में देखा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने धीरे से कहा और उसके मुलायम होठों को चूमा। चेतावनी, आने वाले दृश्यों को कुछ लोग R18 मान सकते हैं। जो लोग इसे नापसंद करते हैं वे अगले अध्याय पर जा सकते हैं। जू ने उसका विरोध नहीं किया और उसे अपनी मर्जी से काम करने दिया। उसने अपने होंठ भी खोल दिए ताकि उसे अपने मुंह में पूरी आजादी मिल सके। दक्ष ने अपना दाहिना हाथ जू की गर्दन पर रखा और उसकी जीभ की तलाश में अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर डाल दी। उसका बायां हाथ जू के अल्पविराम मुंह तक पहुंच गया जिसे चूमते हुए उसने मसल शुरू कर दिया। वह जू अपने अल्पविराम को दक्ष द्वारा छुए जाने पर कराने
जाने से खुद को रोक नहीं पाए। उसकी कराहे और भी तेज हो गई जब दक्ष ने उसके अल्पविराम मुंह को चुटकी में दबाना शुरू किया जबकि वह उसकी जीभ से खेल रहा था। जल्द ही उसने अपना हाथ नीचे की ओर सरकाया और उसके को आजाद कर दिया। हालांकि जू को राहत महसूस नहीं हुई, उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया जैसे ही उसने महसूस किया कि दक्ष का हाथ उसके पेट तक नीचे चला गया, जहां वह कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर खिसका और तभी रुका जब उसकी उंगलियां उसके होठों के बीच थी। हमजू कराहती रही लेकिन उसकी कराहे उसके होठों से बाहर नहीं आई क्योंकि उसके होंठ पहले से ही दक्ष द्वारा बंद किए गए थे। दक्ष ने उसके कपड़ों के ऊपर से उसके पवित्र स्थान को रगड़ा, फिर उसने अपना हाथ उसकी स्कर्ट के अंदर डाला और बिना किसी कपड़े के सीधे उसे रगड़ना शुरू कर दिया। वहां जू ने अपनी बाहें दक्ष की पीठ पर लपेट ली और महसूस किया कि उसका शरीर सिर्फ उसके स्पर्श से ही काम रहा था। कुछ सेकंड के बाद दक्ष को अपनी उंगलियों पर गीलापन महसूस हुआ। उसने उसके होठों को मुक्त किया और कान के लोगों को काटते हुए फुसफुसाना हो उसने अपनी उंगलियां बाहर निकाली और साथ ही जू की गर्दन के पीछे से अपना हाथ भी हटा लिया। जू की पोशाक के निचले हिस्से पर हाथ रखकर उसने उसे ऊपर की ओर खींचना शुरू कर दिया। जू ने अपना हाथ उठाया और उसके साथ सहयोग करते हुए अपना टॉप उतार दिया। हालांकि शर्मिंदा से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दक्ष ने उसका टॉप उतारकर साइड में रख दिया और फिर अपना चेहरा आगे करके जू के दाहिने पर अपने होंठ रख दिए और उसे धीरे से चूमने लगा। उसने अपने होंठ खोले और मोती को अपने होठों के अंदर ले लिया और धीरे से उसे चूसने लगा। उसने अपना हाथ उसके बाएं पर रख दिया और उसके साथ खेलने लगा। वह जू ने अपनी आवाज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए कराहते हुए कहा। दक्ष ने रुकना नहीं चाहा और उसके चूसना जारी रखा, बीच बीच में उन्हें हल्के से काट भी लेता। कुछ देर बाद उसने उसके अल्पविराम मुंह को छोड़ दिया और अपना हाथ जू के कंधे पर रख दिया। उसने उसे धीरे से पीछे धकेला और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अपना हाथ उसकी स्कर्ट पर रखा और उसे उतारने के लिए नीचे खींचने लगा। जू ने अपने कूल्हे ऊपर उठा दिए जिससे दक्ष के लिए काम आसान हो गया। स्कर्ट नीचे सरक गई और जू सिर्फ पांडव में दिखाई दी। स्कर्ट को एक तरफ रखते हुए दक्ष ने उसके शरीर से आखिरी कपड़े को भी उसी तरह से हटाया और फिर खड़ा होकर अपनी शर्ट उतार दी। जू भी बैठी रही और उसे अपनी पेंट उतारते हुए देखती रही। जैसे ही दक्ष पूरी तरह से नग्न हो गया, जू ने इंतजार नहीं किया। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया और दक्ष की तलवार पकड़ ली। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे पीछे करना शुरू किया, वह उसके करीब आ गया। दक्ष ने जू के लाल चेहरे को देखकर मुस्कुराया। जब उसने ऐसा किया, उसने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले लेकिन वह रुक गया क्योंकि उसने देखा कि जू ने उसका पूरा लिंग अपने मुंह के अंदर ले लिया था और वह उसे आनंद देने के लिए अपने होठों का इस्तेमाल करने लगी थी। उसने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और उसकी आंखें बंद कर दी। जू को अपना काम करने दिया जबकि वह अपनी आंखें बंद रखते हुए उसे महसूस कर रहा था। वह बहुत अच्छी है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। उसका डंडा पहले से ही सख्त था लेकिन जू जितना ज्यादा उसे चूस वह और भी बड़ा और सख्त होता जाता। ये बहुत हो गया। 10 मिनट के लंबे सत्र के बाद उन्होंने आंखें खोलते हुए कहा। उसने अपना हाथ उसके कंधों पर रखा और उसे बिस्तर पर लिटा दिया, फिर वह उसके ऊपर चढ़ गया। उसने अपने छड़ी को जू के पवित्र कारण के द्वार पर रखा और आगे बढ़ा। वह आसानी से जू के अंदर घुस गया और जू के होठों को चूमने लगा। जू की सुखद कराहे सुनकर उसने आगे पीछे धक्के लगाने शुरू कर दिए। जू ने अभी भी अपनी आवाज धीमी रखने की कोशिश की। तारा कन तारा कन तारा कन तारा कन। जिया टेंट के बाहर खड़ी थी और टेंट के अंदर से धीमी आवाजें सुन रही थी। हालांकि उसने बाहर जाकर नहीं देखा। दूसरी ओर जू लियांग अब तक सो चुका था इसलिए उसने कुछ भी नहीं सुना। अल्पविराम दूर क्षितिज पर सूरज उगने लगा जिससे धरती गर्म होने लगी। दक्ष बिस्तर पर लेटी हुई थी और जन उसके ऊपर लेटी हुई थी। उसके हाथ उसकी पीठ पर लिपटे हुए थे, उनमें से किसी के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। जू सुबह हो गई है, दक्ष ने जू के कानों में धीरे से कहा। सो रही है हो? वह मुस्कुराया क्योंकि उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने धीरे से उसकी पीठ को सहला और उसे परेशान किए बिना अपनी आंखें बंद कर ली। करीब आधे घंटे बाद जू जाग गई। वह दक्ष से उतर गई और कपड़े पहनने लगी। उसे लगा कि दक्ष सो रहा है। कपड़े पहनने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि दक्ष उसके चेहरे पर सौम्य भाव के साथ उसे देख रहा था। तुम कब जागे? जू ने दक्ष से पूछा। मैं तुमसे पहले उठ था, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह भी खड़ा हुआ और कपड़े पहन लिए। जू दक्ष के करीब गई और उसके होठों को चूमा, फिर पीछे हट गई। मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ, मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी मेरे राजकुमार, जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। हम करेंगे मेरी राजकुमारी, दक्ष ने धीरे से उसके हाथ पकड़ते हुए कहा। उसने उसे वापस भेजने से पहले उसके होठों पर हल्का सा चुंबन दिया। उसने अपनी चेतना को नकली दुनिया के अंदर भेजा और मेई को बाहर लाया। स्वागत है मेई, हमारे लिए आने वाला सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है, दक्ष ने आगे बढ़कर जू को गले लगाते हुए कहा। हम करेंगे, मेई ने जवाब दिया और अपना चेहरा दक्ष के सीने में छिपा लिया। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। मैं भी बेबी, आओ मैं तुम्हें किसी और से मिलता हूँ जो हमारे साथ आएगा, दक्ष ने जूलिया के बारे में बताना शुरू करते हुए कहा। रास्ते में मुझे एक बूढ़ी महिला मिली जिसने मुझे अपना पोता देखभाल के लिए दिया। वह मेरे अनौपचारिक शिष्य की तरह है जो मेरे
अधीन साधना करेगा वह एक अच्छा बच्चा है, तुम्हें ये पसंद आएगा। उसने शुलिया को सुनाई गई कहानी सुनाते हुए कहा, वह नहीं चाहता था कि मैं उसके साथ रहने के 7 दिनों के दौरान जूलियन से झूठ बोले। वह जानती थी कि अगर वह उसे बताए कि बच्चा एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो उन्हें आसानी से मार सकता है और उन्हें उससे लगातार झूठ बोलना है, तो मैं इस नाटक को जारी रखने के लिए तनाव में आ जाएगी। वह चाहता था कि मैं अगले 7 दिनों तक आराम से रहे। उसने जू से इस बारे में बात कर ली थी और उससे कहा था कि जब मैं 7 दिनों के बाद वापस जाए तो उसे सच्चाई बता दे। ओह बढ़िया, चूंकि वह आपके साथ बड़े भाई जैसा व्यवहार करता है इसलिए मैं उसकी भाभी बन सकती हूँ। यह मजेदार होगा। मेई ने एक बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष को हमेशा से पता था कि जू और मेई में से जू ज्यादा गंभीर थी जबकि मेई ज्यादा बचकानी थी। उसे दोनों बहनों के बीच का अंतर काफी पसंद था। चूंकि जू बड़ी थी इसलिए वह अपनी छोटी बहन की देखभाल करने के लिए ज्यादा गंभीर हो गई। दूसरी ओर मेई को छोटी बहन होने का फायदा था जो अपनी बहन की सुरक्षा में आराम कर सकती थी। वो मेई के साथ तंबू से बाहर निकला और जिया के सामने जूलिया को खड़ा पाया। तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? जूलियांग ने जिया से पूछा। जिया ने उस युवा लड़के की ओर देखा लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह जिया है, वह मेरी दोस्त है। मैंने उसे यहाँ पहरा देने में मदद करने के लिए बुलाया है ताकि कोई हम पर हमला ना कर सके। और यह माय है, वह मेरी पत्नी है। बड़ी बहन को क्या हुआ? तुमने कल कहा था कि वह तुम्हारी पत्नी है, वह कहाँ चली गई? ये दोनों कहाँ से आए? जूलिया ने भौं सड़ते हुए दक्ष से पूछा। वह घर वापस चली गई। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाएं। मैं आपको समझाता हूँ। दक्ष लड़के के पास गया और उसके सिर पर अपना हाथ रखा। जब आप साधना शुरू करते हैं तो आप दुनिया के साथ एक होने लगते हैं और आप न केवल शरीर में बल्कि आत्मा में भी मजबूत हो जाते हैं। जब आप एक उच्च क्षेत्र प्राप्त कर लेते हैं तो आप इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि आप अपने अंदर एक दुनिया भी बना सकते हैं। यही वह दुनिया है जहाँ मेरी पत्नियां और परिवार रहते हैं। मैं उनमें से प्रत्येक को नियमित रूप से बुलाता हूँ ताकि वे मेरे साथ इस दुनिया को देख सके। आने वाले समय में आप और भी नए लोगों को देखेंगे। दक्ष ने समझाया। इस बारे में चिंता मत करो, का मेहनत करते रहो, एक दिन तुम भी यह कर पाओगी, उसने आगे कहा और फिर जिया के पास जाकर उसे वापस भेज दिया। उन्होंने कहा चलो हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। दक्ष ने ओरियन को वापस भेज दिया था और जब भी उसे यात्रा करनी होती थी तो वह सन डिस्ट्रॉय कंडोर को बुलाता था क्योंकि अब उसके पास 3 लोग थे। वह ओरियन को सिर्फ कभी कभी खाने के समय अपने साथ चलने के लिए बाहर बुलाता था। दक्ष ने सन डिस्ट्रॉय कोनो पर चढ़ाई की इससे पहले कि वह जूलियांग और मे की भी मदद करता। जैसे ही कोनो उड़ने लगा वे तीनों बैठ गए। नमस्ते, मैं माई हूँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने सुना है कि आप उनसे सीखने के लिए यहाँ आए हैं। वे एक महान शिक्षक हैं। मुझे यकीन है कि आप भविष्य में उनकी तरह ही एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगी। माई ने जूलियन से बात करना शुरू किया। मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। मैं वास्तव में अपनी दादी को गौरवान्वित करना चाहता हूँ, जूलियांग ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने उस छोटे लड़के को देखा और उसे वह दृश्य याद आ गया जिसमें वह बच्चा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। उसे यकीन था कि यह लड़का उस बूढ़ औरत का पोता नहीं हो सकता, वह शायद किसी उच्च लोक से आया हुआ व्यक्ति था। उसे तो ये भी संदेह था कि यह बच्चा तियासेन का बेटा है। जुन, तुम्हें क्या लगता है इस बच्चे के उच्च लोकों से होने की क्या संभावना है? उसने जुन से पूछा। मुझे लगता है कि वह कम से कम एक इंसान तो नहीं है। साधना के बिना इतनी शक्ति एक सामान्य व्यक्ति के पास नहीं हो सकती जब तक कि उसके पास कोई विशेष शारीरिक संरचना न हो। अगर इस बच्चे के पास कोई विशेष शारीरिक संरचना है तो वह इस दुनिया से हो सकता है। अगर उसके पास कोई विशेष शारीरिक संरचना नहीं है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह किसी उच्च लोक से है। जुन ने दक्ष को उत्तर दिया कि वह क्या सोचती है, मैं कैसे जान सकता हूँ कि यह उसकी विशेष काया है या कुछ और? दक्ष ने जून से पूछा। मुझे नहीं पता, ये पता लगाना आसान नहीं है कि किसी के पास विशेष शारीरिक बनावट है या नहीं। इसके तरीके हैं लेकिन वे अधिक खतरनाक हैं जो आपके जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। जुन ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। कुछ देर सोचने के बाद दक्ष ने आह भरी। उसे लगा कि यह जोखिम उठाने लायक नहीं था। अरे लियारा, मेरा एक सवाल था, तुम्हें अपने बचपन की क्या याद है? मेरा मतलब है तुम्हारी सबसे पुरानी याद क्या है? दक्ष ने बच्चे से पूछा। क्या तुम्हें अपने माता पिता याद है? मेरी सबसे पुरानी याद मुझे सिर्फ रेगिस्तान में खड़े होने की याद है। वहां मेरी मुलाकात एक जीव व्यक्ति से हुई जो मुझे अकेला छोड़कर गायब हो गया। शायद वह मेरे पिता थे। दादी ने मुझे रेगिस्तान में पाया और घर ले गई। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति शायद मेरे पिता थे जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था। शुंग ने अपनी सबसे पुरानी याद को याद करते हुए जवाब दिया जो खुद ज्यादातर धुंधली थी। यह कितने समय पहले हुआ था? दक्ष ने पूछा। मुझे लगता है कि लगभग 1 साल, लड़के ने जवाब दिया। तो जब तक तुम था -9 साल की नहीं हो जाती तब तक तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता क्योंकि अभी तुम 9-10 साल की हो। तुम्हारे जीवन का 90% हिस्सा गायब है। दक्ष ने भों सिड़ाता हूँ, जूलियांग ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। विशेष शारीरिक संरचना, तो यह वास्तव में ऐसा ही है। मुझे
मुझे लगता है कि आप किसी उच्च क्षेत्र से नहीं हैं। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक समझदारी भरी नजर के साथ कहा, विशेष शारीरिक संरचना वास्तव में अच्छी है, ये बिना साधना के भी बहुत ताकत देती है। वही है शहर, उसने अचानक कहा जब उसने दूर क्षितिज पर शहर को देखा। यह वही राज्य होगा जहाँ से वे लोग आए थे, मुझे वहाँ का नक्शा मिल जाना चाहिए। दक्षिण शहर की ओर देखते हुए कहा, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। वह बिना रुके शहर के ऊपर से गुजर गया। क्या हम नहीं रुक रहे हैं? माया ने दक्ष से पूछा, क्योंकि उसने देखा कि वह नक्शे के बारे में बात करने के बावजूद नहीं रुक रहा है। क्या तुम्हें नक्शा नहीं चाहिए? ये बेकार है। जब तक मुझे पता है कि मैं उसी महाद्वीप पर हूँ तब तक सब ठीक रहेगा। मेरे पास रास्ता दिखाने के लिए ये ताबीज है। अगर मुझे राज्य के नाम नहीं पता तो इससे क्या फर्क पड़ता है? दक्ष ने जवाब दिया। जब उसने उसके हाथ में ताबीज देखा, वह ताबीज हमें कहाँ ले जाएगा? जू लियांग ने दक्ष से पूछा। जब उसने उसकी बातें सुनी और ताबीज देखा, ये ताबीज मुझे एक प्यारे दोस्त तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें वह लड़का पसंद आएगा, वह मेरे जैसा ही है। अब तक उसकी शादी हो जानी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता कि वह इतने लंबे समय तक इंतजार करेगा जब तक कि उसे कोई अच्छी लड़की ना मिल जाए। उसने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा। उसने जूलिया के हाथ में पुस्तिका देखी। क्या तुमने इसे पूरा पढ़ लिया? उन्होंने पूछा। मैंने इसे पूरा पढ़ लिया है। युवा लड़के ने थोड़ा हिचकिचाना। दक्ष ने उसकी झिझक का कारण समझते हुए पूछा। जू लियांग ने अपने हाथ में रखी किताब को देखा और फिर ना सिर हिलाया। मैंने नहीं पढ़ा, इसमें ऐसी बात कही गई थी जो मैं समझ नहीं पाया। मैं पढ़ना तो जानता हूँ, लेकिन यहाँ लिखे शब्द कुछ ऐसे हैं जो आप नहीं समझ सकते। क्यों? ये आंतरिक ऊर्जा, दंड, डायवर्सन, आत्मा क्षेत्र, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। ये ठीक है, मुझे भी कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद थी। दक्ष ने धीरे से उत्तर दिया। अगर मैं इस आदमी के शरीर में प्रवेश नहीं करता जिसे पहले से ही साधना का बुनियादी ज्ञान था, तो मुझे भी मुश्किल समय का सामना करना पड़ता। यह अप्रत्याशित नहीं है, उसने सोचा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और पुस्तिका वापस ले ली। जब आप मूल बातें समझ ले तो यह वास्तव में जटिल नहीं है। मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूँ। हम जिस दुनिया में रहते हैं वह ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरी हुई है। यहाँ तक कि हमारे आसपास का वातावरण भी ऐसी ऊर्जा से भरा हुआ है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें भी ऐसी ऊर्जा होती है, लेकिन हमारे पास उस ऊर्जा को अपने लाभ के लिए अवशोषित करने का कोई तरीका नहीं है। वह ऊर्जा हमेशा बर्बाद हो जाती है। हम उस ऊर्जा को प्राकृतिक क्यूई कहते हैं। अपने शरीर और अपनी आत्मा को उन्नत करने के लिए उस क्यूई का उपयोग करना ही साधना का संपूर्ण आधार है। ये क्यूई का उपयोग करने और अपने शरीर और आत्मा को पोषित करने के बारे में है। दक्ष ने साधना की मूल बातें समझाना शुरू किया। सचमुच क्या हवा हमें इतना शक्तिशाली बना सकती है? तुमने लोगों को इतनी आसानी से मार डाला, क्या ये क्यूई मुझे इतना शक्तिशाली बना सकती है? शू लियांग ने आश्चर्य से पूछा। ये सब नहीं है, ये तो बस सबसे छोटी बात है। तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो। पर्याप्त उच्च साधना प्राप्त करने के बाद तुम उड़ भी सकते हो। दक्ष ने हंसते हुए उत्तर दिया। क्या आप भी उड़ सकते हैं? बे, मैं उड़ सकता हूँ। दक्ष ने सन डिस्ट्रॉय कंडोर को रुकने के लिए कहा, क्योंकि उसने शूलिन को अपनी उड़ान क्षमता दिखाई थी। उसने ऐसा करने के लिए अपने पंखों या तलवारों का इस्तेमाल नहीं किया। उसने बस अपने स्काई रियम कल्टिवेशन का इस्तेमाल किया, जिससे वह हवा में चल सकता था। अपनी क्षमताओं का संक्षिप्त प्रदर्शन करने के बाद वह नीचे उतरा और कंडोर ने फिर से उड़ान भरना शुरू कर दिया। यह अद्भुत था। दक्ष को उड़ता देख जूलियन हैरान रह गया। अब उसे समझ में आया कि उसकी दादी ने उसे इन लोगों के साथ पढ़ने के लिए क्यों भेजा था। अल्पविराम सुबह हो चुकी थी। तुम और भी अधिक कर सकते हो। ये साधना की शक्ति है जो हमें उचित प्रयास से अमरता प्राप्त करने में सहायता करने के लिए प्रदान की गई है। दक्ष ने सहजता से कहा। मैं इस क्यूई को कैसे अवशोषित कर सकता हूँ? जूलिया ने उत्सुकता से पूछा। बस ये करो। दक्ष ने जो पुस्तिका दी थी उसके आधार पर साधना विधि का सावधानी पूर्वक वर्णन किया। उन्होंने अपनी साधना विधि के बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की। स्पष्टीकरण सुनने के बाद जूलियांग ने अपना सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगा। उसने अपना सिर हिलाया और वही करने लगा जो दक्ष ने कहा था। लड़के को साधना करते देख दक्ष ने बुदबुदाया। अगर वह सचमुच प्रतिभाशाली है तो वह कुछ ही दिनों में साधक बन जाए। एक दिन मौन में बीत गया। जब रात हुई तो दक्ष ने फैसला किया कि अब उन्हें शरण लेनी चाहिए। चूंकि वह माँ और एक बच्चे के साथ था, इसलिए वह लगातार उड़ना नहीं चाहता था। उन्होंने सूर्य को नष्ट करने वाले कोडोर को आराम देने के बारे में भी सोचा, जबकि वह और मैं एक साथ बिताई गई कुछ रातों का आनंद ले रहे थे। उतरने के बाद उसने जिया की मदद से फिर से 2 टेंट लगाए। एक जानवर का शिकार करके उसने एक और बारबेक्यू बनाया, जिसे इस बार तीनों ने एक साथ खाया। खाना खाने के बाद वे अपने टेंट में चले गए। जिया को फिर से उन्हें रोशनी के दौरान सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जैसे ही सुबह हुई, दक्ष और मेई ने तंबू से बाहर निकलने से पहले कपड़े पहने। उन्होंने फिर अपनी यात्रा शुरू की। तारांकित दूसरा दिन ही हुआ है और पहले ही बॉडी रिफाइनेशिव लड़के को देख रहा था जिसने अभी अभी एक सफलता हासिल की थी। वह उस लड़के की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। इस विशेष शारीरिक बनावट से मुझे ईर्ष्या होती है, उन्होंने
उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे को छुआ है। अपनी बाएं ओर देखा तो उसने देखा कि जुन वहां बैठा हुआ था। चिंता मत करो, सच्ची शक्ति के सामने सभी विशेष शारीरिक संरचनाएं विफल हो जाती हैं। अपनी क्षमता के आधार पर तुम उस स्तर तक पहुंच सकते हो जहां कोई भी विशेष शारीरिक संरचना तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगी। इसके अलावा कोई बात नहीं, वह अभी भी एक बच्चा है। यदि तुम उस बच्चे को अपने साथ जोड़ सकते हो तो वह तुम्हारे लिए एक महान हथियार हो सकता है जो तुम्हारी अपनी शक्ति से कम नहीं है। जुन ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और बस उसकी तरफ देखता रहा। क्या तुम मेरी ही योजना को दोहरा कर चतुराई महसूस कर रहे हो जो मैंने तुम्हें शुरू में बताई थी? उसने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। हम क्या ऐसा नहीं हो सकता कि महान दिमाग एक जैसे सोचते हो? जुन ने नाक सिकुड़ा। गड़े हमें जीशान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? उसे देखे हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है और इस महाद्वीप पर आए हुए हमें करीब 10 महीने हो चुके हैं। जिकिन ने दक्ष से पूछा। वह वाकई सोच रही थी कि इसमें कितना समय लगेगा क्योंकि उन्होंने इतने लंबे समय तक यात्रा की और कई राज्यों से गुजरे और फिर भी वे जीशान तक नहीं पहुंच पाए। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। ये ताबीज केवल दूसरे ताबीज की दिशा दिखाता है, ये दूरी नहीं दिखाता। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर यह ऐसा ही है तो उसकी शादी की तो बात ही छोड़, हम उसके पास तब पहुंचेंगे जब उसके पोते पतियों की शादी होगी। जविंग ने ठहाका लगाते हुए कहा। वह दक्ष की गोद में बैठी थी जबकि वह उसे पीछे से गले लगा रहा था। उनके पोते की शादी में शामिल होना भी बुरा नहीं होगा, दक्ष ने हंसते हुए कहा। उसने शु की ओर देखा जिसकी आंखें अभी भी बंद थी और वह साधना में खोया हुआ था। वह और भी अधिक उत्सुकता से अपनी दादी की इच्छा के अनुसार बनने की साधना कर रहा था ताकि वह जल्दी से जल्दी उनके पास वापस आ सके। अल्पविराम। हालांकि मैं उसे देखकर हैरान हूँ। 2 महीनों में ऐसा लगता है कि वह 2 साल बड़ा हो गया है। ऐसा लगता है कि वह अब 12-13 साल का है। इतनी तेज विकास गति, क्या यह उसकी विशेष काया के कारण भी है? इतनी अनोखी काया, यह उसकी साधना गति को बढ़ाता है, उसे वह रहस्यमय ताकत देता है जो पूरे शहर को नष्ट कर सकती है और यह उसकी वृद्धि को बढ़ाता है। दक्ष ने जूलियन को देखते हुए सोचा और सोचा कि क्या ये सभी उसकी क्षमताएं थी। उसे अभी भी आश्चर्य हो रहा था कि इस लड़के का उसके वंश से क्या संबंध है। इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद भी उसका वंश अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं था। हालांकि यह उसके लिए असहज नहीं था, ऐसा लग रहा था मानो उसकी रक्त रेखा इस उत्तेजित रूप में उसके शरीर में और भी अधिक शक्ति छोड़ती जा रही हो। उसने अपने ताबीज की ओर देखा जो अभी भी उसी दिशा को दिखा रहा था। हालांकि जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी उसने अचानक दिशा बदल दी। क्या ताबीज ने दिशा बदल दी है? ये दक्षिण दिखा रहा था लेकिन अब यह उत्तर दिखा रहा है। इसका मतलब है कि हम जीशान से आगे निकल गए हैं। इसका मतलब है कि वही यहाँ है, उसने कहा जब वह सूर्य को नष्ट करने वाले कंडोर के पास खड़ा था। और तो वह इसी शहर में है। इतने लंबे समय के बाद हमने आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया। चलो और उस आदमी को आश्चर्यचकित करते हैं। जिक्विन ने शहर की ओर देखते हुए अपील की। जूलियन ने भी अपनी आंखें खोली और अपनी साध रोक दी। मैंने एक और सफलता प्राप्त कर ली है। अब मैं 8वें चरण का शरीर शोधन क्षेत्र साधक हूँ। उसने दक्ष को अपनी सफलता के बारे में बताया। बधाई हो, आप हमेशा की तरह तेज थे, दक्ष ने तारीफ की। हालांकि उसका ध्यान शहर पर अधिक था। क्या वहाँ कुछ महत्वपूर्ण है? तुम दोनों नीचे देख रहे हो? जूलियन ने पूछा। वह उलझन में था कि वे दोनों नीचे क्यों देख रहे थे। याद है मैंने तुम्हें अपने दोस्त के बारे में बताया था, वह इसी शहर में है, दक्ष ने जवाब दिया और उसने सूर्य को नष्ट करने वाले कंडोर को नीचे गिरा दिया। अल्पविराम। इससे पहले कि दक्ष उसे जानवरों की दुनिया में वापस भेज देता वे कंडोर को नीचे उतार चुके थे। वह ताबीज का पीछा करता रहा जब तक कि उसने दिशा नहीं बदली। वह पास की एक इमारत की ओर इशारा कर रहा था। दक्ष इमारत की ओर मुड़ा और अन्य 2 लोगों के साथ अंदर घुस गया जबकि वह ताबीज का पीछा कर रहा था। जैसे ही वह इमारत में दाखिल हुआ उसे एहसास हुआ कि यह कुछ ऐसा था जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। जब उसे एहसास हुआ कि यह जगह क्या है तो उसका चेहरा उदास हो गया। वह यहाँ है। मैंने सोचा था कि वह एक पत्नी ढूंढकर एक अच्छी जिंदगी जी रहा होगा लेकिन वह ऐसी चीजों में लिप्त है। मैं निराश हूँ। यहाँ आने के बाद वह वाकई बदल गया है। अगर वह ये सब चाहता था तो क्या वह अपने राज्य में ऐसा नहीं कर सकता था जहाँ उसके पास सारे अधिकार थे? जी किंग ने आंख भरते हुए कहा। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। उसने जूलियन की आंखें बंद कर ली। कब बच्चे के साथ बाहर रुको, मैं जीशान के साथ अभी आता हूँ, दक्ष ने हाथ हिलाते हुए कहा। ठीक है, जी किंग ने जीशान के साथ जाते हुए कहा। उसे जल्दी से बाहर ले आओ ताकि मैं उसे अच्छी तरह डांट सकूं। जी किंग और जूलियन के चले जाने के बाद दक्ष उस जगह में और अंदर चला गया। अंदर की दीवारें पुरानी लग रही थी, कई जगह से दर्द पहले ही बाहर आ चुका था। दीवारों पर दरारें थी और हर जगह बदबू थी। उस जगह की दीवारें उन महिलाओं की तस्वीरों से भरी हुई थी जिन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। इन तस्वीरों में सभी महिलाएं अपने कीमती अंगों को ढकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही थी। इस झरने में एक मोटी बूढ़ी औरत के अलावा कोई नहीं था जो कुर्सी
पर बैठी थी। अल्पविराम महिला के पीछे एक सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जाती थी। दक्ष महिला की ओर चला गया। उसे यकीन था कि जीशान उसके ऊपर है, क्योंकि तावीज आगे पीछे हो रहा था जैसे कि जीशान ऊपर की मंजिल पर ठीक उसी जगह पर था जहां वह खड़ा था। वह बूढ़ी महिला एक पीक अर्थरियम कल्टिटर है, बुरी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं महाद्वीप के मुख्य क्षेत्र में वापस आ गया हूं, दक्ष ने महिला की ओर चलते हुए कहा। कौन सी लड़की? जैसे ही दक्ष उसके पास पहुंचा, बूढ़ी महिला ने उससे पूछा, हम तुम यहाँ बिना ये जाने आए हो कि यह जगह कैसे काम करती है? क्या तुमने सोचा था कि तुम यहाँ आओगे और तुम्हें तुरंत एक लड़की मिल जाएगी? हम अपने ग्राहकों को उनकी वासना को संतुष्ट करने के लिए कोई भी लड़की नहीं दे सकते हैं ना। दीवार पर चित्रों को देखो, ये सभी लड़कियां हैं जो यहाँ काम करती हैं, उनमें से किसी एक को चुनो और सोना दो, मैं तुम्हें लड़की के कमरे में ले जाऊंगी। महिला ने दक्ष को भ्रमित देखकर कहा। दक्ष ने कमरे में चारों ओर देखा और सभी चित्र देखे। आपकी लड़कियां बुरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ लड़कियों के लिए नहीं आया हूँ। मेरा एक दोस्त यहाँ है, मैं सिर्फ उसके लिए आया हूँ। मैं उससे मिलने के बाद चला जाऊंगा। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? अगर तुम्हारा दोस्त यहाँ है तो उसने अपने समय के लिए खुद ही पैसे दिए हैं। एक की कीमत पर दो लोग हमारी सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते और हमारे यहाँ एक नियम है कि एक लड़की के साथ दो लड़के नहीं हो सकते। अगर तुम ऊपर जाना चाहते हो तो कोई दूसरी लड़की चुन लो और पैसे दे दो। बूढ़ी और ने अपना सिर हिलाते हुए उससे ऊपर जाने से मना कर दिया। हाँ, दक्ष आखिरी की जिद पर आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। ठीक है, इसकी कीमत कितनी है? मैं पहली तस्वीर में लड़की को ले लूंगा। तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, उस लड़की की बहुत मांग है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वह मुफ्त भी है। इसके बदले में 2 सोने के सिक्के मिलेंगे, महिला ने जवाब दिया। 2 सोने के सिक्के के निकालते हुए दक्ष ने भुगतान किया। क्या मैं अब ऊपर जा सकता हूँ? अल्पविराम रुको, तुमने जो लड़की चुनी है वह तुम्हें खुद ही ले जाएगी। हम नहीं चाहते कि तुम हार जाओ और गलती से किसी दूसरी लड़की के कमरे में चले जाओ जब कोई दूसरा लड़का अपना काम कर रहा हो। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। उसने अपनी उंगली पहले चित्र की ओर उठाई, उसकी उंगली से एक छोटी सी रोशनी चित्र पर पड़ी। वह कुछ ही सेकंड में यहाँ आ जाएगी। दक्ष निराश था, लेकिन वह किसी भी तरह के टकराव की स्थिति में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि वह सिर्फ अपने दोस्त से मिलने आया था। उसने आगे पीछे चलते हुए इंतजार करने का फैसला किया। करीब 1 मिनट बाद एक गोरी महिला सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसने एक छोटी सी ड्रेस पहनी हुई थी जो मुश्किल से उसकी जांघों को ढक पा रही थी। यह ड्रेस उसके शरीर के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी, जिससे उसके बड़े और भी ज्यादा उभर कर दिख रहे थे। महिला ने दक्ष को देखा और समझ गई कि वह उसका ग्राहक है, क्योंकि वह यहाँ अकेला था। वह उसके पास चली गई और अपनी बाहें उसके हाथों में लपेट ली, अपनी कोहनी को अपने से चिपका लिया। चलो चले डार्लिंग, महिला ने दक्ष को खींचना शुरू किया और उसे ऊपर ले गई। यहाँ की महिलाएं आधी भी बुरी नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि जीशान जैसा कोई व्यक्ति यहाँ कैसे खुद को हो सकता है, दक्ष ने लड़की के साथ ऊपर जाते हुए कहा। उसने अपने दूसरे हाथ में ताबीज पकड़ रखा था। लड़की उसे पहली मंजिल पर ले गई। यह कमरा है, क्या तुम अंदर नहीं आ रहे हो डाली? महिला ने दक्ष से पूछा जब वह खुले दरवाजे के सामने खड़ी थी और उसकी ओर देख रही थी जो हिल नहीं रहा था। दक्ष अपने ताबीज में आगे पीछे घूमते तीर को देख रहा था। ये सही मंजिल नहीं है, वह ऊपर है। वह बुदबुदा आता हुआ सीढ़ियों की ओर वापस चला गया। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़की ने दक्ष को आवाज दी। अंदर मेरा इंतजार करो, मैं ऊपर अपने एक पुराने दोस्त को नमस्ते कहने जा रहा हूँ। नमस्ते कहने के बाद मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊंगा, दक्ष ने हाथ हिलाते हुए कहा। तुम्हें इधर उधर घूमने की अनुमति नहीं है, उसने दक्ष को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, जिसने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। ठीक है, अगर वह सिर्फ अपने दोस्त को नमस्ते कह रहा है तो ये ठीक होना चाहिए। दक्ष ऊपर चला गया। ये कमरा दिख रहा है तो यह वह जगह है जहाँ वह लड़का अपने जीवन का आनंद ले रहा है। आज उसे बहुत डांट पड़ेगी, दक्ष ने दरवाजा खटखटा हुए कहा। अल्पविराम दक्ष ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन पाया कि वह अंदर से बंद था। दरवाजा ला मारकर खोलने की इच्छा होने पर उसने स्वयं पर नियंत्रण किया और केवल खटखटाया। कौन है ये? भाग जाओ यहाँ से, मेरा समय अभी खत्म नहीं हुआ है। किसी आदमी की आवाज, ये जीशान की आवाज जैसी नहीं लग रही है। क्या इसका मतलब है कि कोई और भी अंदर है? नीचे वाली महिला ने कहा कि अंदर सिर्फ एक आदमी हो सकता है, कोई और यहाँ कैसे हो सकता है? तावीज निश्चित रूप से यहाँ इशारा कर रहा। अंदर से आवाज सुनते ही दक्ष भ्रमित हो गया। कुछ तो गड़बड़ है, उसने बुदबुदाते हुए कहा और इंतजार न करने का निर्णय लिया। वह पीछे हटा और अपना दाहिना पैर उठाकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य दिखाई दिया, जहाँ एक आदमी एक महिला के ऊपर चढ़ा हुआ था और अपनी हरकतें जारी रखे हुए था। दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर आदमी ने पीछे मुड़कर देखा। तुम कौन हो? क्या तुम्हारी बारी है? क्या तुम इंतजार नहीं कर सकते? तुमने ब्लॉसम पवेलियन में हंगामा मचाने की हिम्मत की? तुम सच में सोचते हो कि बूढ़ औरत उसकी संपत्ति नष्ट करने के बाद तुम्हें जाने देगी? अब एक अच्छा लड़का बनो और मेरी रिहाई का इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें मौत का असली मतलब दिखाऊंगा। आदमी ने दक्ष को चेतावनी दी, हालांकि उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की। दक्ष ने उस आदमी को नजरअंदाज कर दिया और ताबीज में दिए निर्देशों का
का पालन करते हुए अंदर चला गया ताकि वह ताबीज ढूंढ सके जो उसने जीशान को दिया था। जीशान तुम कहाँ हो? उसने चारों ओर देखते हुए पुकारा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने सामने पड़ी पेंट उठाई। यह इन कपड़ों की ओर इशारा कर रही है, यह जरूर यही होगी कि जियाशान ने अपने कपड़े यही छोड़े हैं। उसने पेंट की जेब में हाथ डालकर ताबीज निकाला, यही है जो मैंने उसे दिया था, लेकिन वह अपनी पेंट यहाँ कैसे भूल सकता है? क्या वह बिना पेंट के बाहर गया था? यह उसका नहीं हो सकता। दक्ष ने उसका हाथ हिलाया क्योंकि उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीशान के कपड़े थे। क्या ये तुम्हारे कपड़े हैं? उसने उस आदमी को पुकारा जो अपने सामने खड़ी महिला पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। आदमी ने बगल से देखा और देखा कि दक्ष अपने हाथ में पेट पकड़े हुए था। तुम कमीने मेरे कपड़ों के अंदर क्यों देख रहे हो? आदमी ने बाहर निकलते हुए डरते हुए कहा। वह खड़ा हो गया। तुम्हारे कपड़े? दक्ष ने उस आदमी की बातें सुनते ही झपट्टा मारा। वह अपनी जगह से गायब हो गया और उस आदमी के सामने आ गया और उसने उस आदमी की गर्दन पकड़ ली। उसने उस आदमी की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। ये ताबीज तुम्हारे कपड़ों के अंदर क्या कर रहा है? जीशान कहाँ है? उसने अड़ते हुए अपनी मुस्कुराहट को और कड़ा किया। मेरे मंडप में ये हंगामा कौन कर रहा है? कमीने, तुमने मेरी आज्ञा को अनदेखा करके दूसरे कमरे में जाने की हिम्मत की। इतना ही नहीं, तुमने एक ग्राहक को भी नुकसान पहुंचाया। अचानक एक स्त्री की आवाज सुनाई दी जो आदमी दक्ष की गिरफ्त में था। उसने बगल की ओर देखा और उस मोटी बूढ़ी औरत को देखा जो भूतल पर बैठकर पैसे इकट्ठा किया करती थी। पवेलियन लेडी, रुको, यह आदमी, यह पागल हो गया है। आदमी ने विनती की, अगर तुम अभी भी बोल सकती हो तो मुझे जवाब दो। वह आदमी कहाँ है जिसने ताबीज पकड़ा था? मेरा दोस्त कहाँ है? दक्ष दहाड़ा जैसे उसकी बेकाबू हत्यारी आभा उसके शरीर से बाहर आ रही थी। बूढ़ी औरत कमरे के बाहर खड़ी थी लेकिन उसे अभी भी ठंड का एहसास हो रहा था। यह आभा, ये जानलेवा आभा मुझे ऐसा महसूस कराती है जैसे तुमने कई लोगों को मार डाला है। तुम्हारे जैसे राक्षस की हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरे ब्लसम पवेलियन में घुसे और मुझे अनदेखा किया? तुम मर जाओगे। बूढ़ी महिला ने अपनी मुट्ठी भींच ली और वह दक्ष की और उसकी अपार गति से भागी, लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास पहुंच पाती उसका सिर विहीन शरीर जमीन पर गिर गया। एक उड़ती हुई तलवार महिला का सिर काटने के बाद दक्ष के पास लौट आए। आदमी को अभी भी उम्मीद थी कि महिला दक्ष को मार देगी, लेकिन उसने सारी उम्मीदें खो दी क्योंकि उसने देखा कि एक उड़ती हुई तलवार हवा में से निकलकर बूढ़ी महिला की गर्दन को ऐसे काट रही है जैसे वह कुछ भी नहीं थी। दक्ष ने उस आदमी को जमीन पर पटक दिया। तुरंत जवाब दो। उस आदमी को खांसी के कारण मुंह से खून निकला और उसे लगा कि उसकी कुछ हड्डियां टूट गई हैं। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मुझे यह एक कैदी से मिला था, मुझे ये बहुत सुंदर लगा इसलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया। मैं वादा करता हूँ कि बस इतना ही। क्या वह आदमी तुम्हारा दोस्त है? मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने उसे छुआ तक नहीं। मैं वादा करता हूँ। आदमी ने तावीज के बारे में सब कुछ चिल्लाकर बता दिया। कदीजी शान, मुझे सब कुछ बताओ, उसके साथ क्या हुआ? वह कैदी कैसे बन गया? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। वह अपने आश्चर्य को नियंत्रित नहीं कर सका। जी शान को जेल क्यों जाना चाहिए? वह आधिकारिक तौर पर महाद्वीप में आया था, उसे हर तरह की अनुमति मिलनी चाहिए। जहां तक पैसे की बात है, दक्ष ने उसे अलग होने पर बहुत सारा पैसा दिया था। इतने सारे पैसों के साथ जीशान अपराध के रास्ते पर नहीं चल रहा होगा। उसके साथ क्या हो सकता था केवल यह आदमी ही मुझे बता सकता है, उसने सोचा और उस आदमी की गर्दन से थोड़ा दबाव हटाया ताकि उसे बोलने में आसानी हो। नंगी औरत अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी और सब कुछ देख रही थी। उसने खुद को कंबल से ढक लिया था लेकिन अपने बॉस को मरते हुए देखने के डर से वह अपनी कांपती हुई कांप को रोक नहीं पा रही थी। अब तुम जो कुछ भी जानते हो मुझे बताओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अपने धैर्य के लिए नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हें वह सब कुछ बता दूंगा जो मैं जानता हूँ। मैं जी कबीले का एक निम्न श्रेणी का सदस्य हूँ। जहाँ तक मुझे पता है लगभग 5 महीने पहले कबीले के बुजुर्गों ने एक आदमी को पकड़ा था जिस पर हमारी सबसे बड़ी मिस को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपहरण करने का आरोप था। उसे बुरी तरह पीटा गया और कबीले की जेल में डाल दिया गया। मैं कबीले की जेल के बाहर ड्यूटी पर था जब मैंने उसके कपड़ों की जांच की और मुझे ये ताबीज मिला। ये सुंदर लग रहा था इसलिए मैंने अपने पास रख लिया। बस इतना ही मुझे पता है, उस आदमी ने दक्ष को समझाया। स्पष्टीकरण सुनकर दक्ष भौचक्का कर रह गया। ये कहानी समझ में नहीं आ रही थी। वह किसी लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ क्यों अगवा करेगा? तुम्हारे कबीले की सबसे बड़ी महिला का अपहरण कर लिया गया है। उसकी हालत कैसी है? क्या उसे कोई नुकसान पहुंचा है? दक्ष ने पूछा। हाँ, आदमी बुदबुदा आया लेकिन उसने अपनी बात पूरी नहीं की, मानो वह हिचकिचा रहा हो। मुझे जवाब दो, दक्ष ने गरजते हुए कहा। उसने अपने बाएं हाथ में क्यूई चाकू बनाया और उस आदमी के हाथ में स्टेपल दिया। आदमी दर्द से चिल्लाया। बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो और भी ज्यादा दुख होगा। मेरी बात पर भरोसा करो, ये दर्द कुछ भी नहीं है। दक्ष ने उस आदमी को चेतावनी दी। वह बुरी तरह से घायल है, उसके हाथ कटे हुए हैं और उसे उसके अपराध के लिए जंजीरों में बांध कर रखा गया है। उसे लगभग रोजाना प्रताड़ित किया जाता है। कम से कम कुछ महीने पहले जब मैंने उससे आखिरी बार देखा था तो ऐसा ही था। उसके बाद से मेरी ड्यूटी वहां नहीं रही इसलिए मुझे नहीं पता
पता कि अब वह कैसा है, मुझे बस इतना पता है कि वह अभी भी जीवित है। उस आदमी ने दक्ष को जवाब दिया, उसके हाथ काट दिए गए और उसे प्रताड़ित किया गया। तुम्हारे कबीले की ताकत क्या है? दक्ष ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए पूछा। वह इसमें और भी बेहतर होता जा रहा था क्योंकि उसने हॉट डेमन की क्रोध बढ़ाने वाली संपत्ति का आखिरी हिस्सा भी निकाल दिया था। जी कबीला इस राज्य के 5 कबीलों में से एक है, इसलिए उनकी ताकत वास्तव में बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। कुलपिता आखिरकार शक्तिशाली स्वर्गीय क्षेत्र साधना है, आदमी ने समझाया। अगर आप मुझे सुरक्षित तरीके से जाने देंगे तो मैं वादा करता हूं कि मैं कबीले को आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। अगर मुझे फिर कभी वहां ड्यूटी पर रखा गया तो मैं कैदी के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करूंगा। उसने सुझाव दिया, सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने का प्रयास करते हुए तुम्हें जाने दिया। एक स्वर्गीय क्षेत्र साधक, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे डराना उसके लिए सही है? अगर मैं अपने दोस्त को बचाने भी जाऊं तो भी कुलपति खुद नहीं आएंगे। अगर वे खुद भी आ जाएं तो बहुत देर हो चुकी होगी। इस समय वे मुझे डराने के लिए काफी नहीं है, इसलिए तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, दक्ष ने कहा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अगर तुम अब से मेरी आज्ञा मानोगे तो मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा, क्या तुम सहमत हो? उसने उस आदमी से पूछा। सहमत? क्या वह मुझे कबीले पर जासूसी करने और अपने दोस्त को भागने देने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है? ये बेवकूफ, क्या वह वाकई सोचता है कि मैं अपने राज्य को धोखा दूंगा और पेट्रिया के खिलाफ जीवित रहूंगा? उसे लगता है कि वह मुझे इस झांसे से बेवकूफ बना सकता है। जब दक्ष जवाब का इंतजार कर रहा था तब वह आदमी अपने मन में एक योजना बना रहा था। जब तक मैं कबीले के अंदर हूँ वह मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वास्तव में मैं उसकी जानकारी बड़ों को दे सकता हूँ और वे उसे पकड़ भी लेंगे। फिर मैं देखूंगा कि जब मैं उसे जेल में यातना दूंगा तो वह मेरे सामने इतना अहंकारी कैसे हो सकता है। मैं अभी उसकी बात मान लूंगा और जब मैं कबीले के अंदर रहूंगा तो मैं आजाद हो जाऊंगा। यह मूर्ख कभी नहीं देख पाएगा कि यह कब आएगा। मैं सहमत हूँ, मैं केवल आपकी बात सुनूंगा, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा, मैं आपका कुत्ता बन जाऊंगा, बस मुझे जीने दो। आदमी ने दक्ष से विनती की। हाँ यह अच्छी बात है, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम इतनी कमजोर हो कि मुझसे अपने विचार नहीं छिपा सकती। मैं तुम्हारे विचारों को अपने हाथ की तरह पढ़ सकता हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे दिव्य स्वर्ग संप्रदाय से एक ऐसा कौशल प्राप्त हुआ था जिससे वह अपने से बहुत कमजोर लोगों के मन की बात पढ़ने में सक्षम हो गया था। उसने बहुत पहले ही इस कौशल में महारत हासिल कर ली थी। इस कौशल ने उसे अपनी योजनाएं बनाने में बहुत मदद की थी। इतना ही नहीं, इस कौशल ने उन्हें अप्रत्याशित तरीकों से मदद की थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इससे उन्हें कुछ ऐसे लोगों की वास्तविकता को देखने में मदद मिली जिन पर वे पहले बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। इस कौशल की वजह से ही वे योजना बनाते समय हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहते थे। चिंता मत करो, मेरे पास ये सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि तुम स्वेच्छा से मेरे साथ सहयोग करो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम, उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसके हाथ में एक कैटरपिलर जैसा जीव दिखाई दिया। यह एक छोटा सा कीट जैसा जीव था जिसके उड़ने में मदद करने के लिए 2 छोपंख थे। कैटी, अब तुम्हारा हुनर दिखाने की बारी है, खूब मौज मस्ती करो, दक्ष ने दिल खाने वाले कीड़े से कहा। यही तुम्हारा लक्ष्य है? हृदय भक्षी कीट उस आदमी की ओर उड़ने लगा और उसकी छाती में घुस गया तथा धीरे धीरे उसके हृदय की ओर बढ़ने लगा। जो अभी तुम्हारे शरीर में आया है वह अपने विकसित मित्र में हृदय भक्षण करने वाला कीट है। अगर ये तुम्हारे अंदर रहते हुए मर जाता है तो तुम भी मर जाओगे। अगर तुम इसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो तुम भी मर जाओगे। इसके अलावा इसका मेरे साथ मानसिक संबंध है, मैं तुम्हारी हर हरकत सुन सकता हूँ, यह मेरे एक आदेश पर तुम्हें मार सकता है। अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो तुम मर जाओगे। दक्ष ने उस आदमी को समझाते हुए उसे छोड़ा। मैं तुम्हें इसकी शक्तियों का एक छोटा सा परीक्षण दिखाता हूँ, तुम नहीं मरोगे, उसने कहा और पीछे मुड़ा और अपनी उंगलियां चटकाया। उस आदमी की दर्दनाक चीख को नजरअंदाज करते हुए दक्ष बिस्तर पर लेटी लड़की की ओर चला गया। तुमने सब कुछ सुन लिया है ना? मैं अपने दोस्त की चिंता में तुम्हें पूरी तरह भूल गया था, लेकिन मैं तुम्हें मेरे लिए चीजें खराब करने नहीं दे सकता, मैं तुम्हें अपने साथ घसीट भी नहीं सकता, मुझे माफ कर दो, उसने लड़की से कहा और फिर वह आदमी की तरफ देखने लगा। जैसे ही दक्ष की पीठ लड़की की ओर हुई उसकी आत्मिक तलवार उड़कर उस आदमी की छाती में घुस गई और उसे मार डाला। मुझे ये बहुत नापसंद है लेकिन यह आवश्यक है, मैं तुम्हारे लिए अपना लक्ष्य खतरे में नहीं डाल सकता, उसने धीरे से पीछे देखते हुए कहा। उसने उस आदमी को देखा जिसने आखिरकार दर्द से चीखना बंद कर दिया था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तुम समझ रहे हो है ना, ये कम से कम मेरा दिल खाने वाला कीड़ा तो कर ही सकता है। अगर तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी तो तुम्हें मरने से पहले चीखने का भी मौका नहीं मिलेगा। अल्पविराम, मैं वही करूंगा जो आप चाहती हैं, प्लीज। फिर कभी नहीं, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, आदमी ने विनती की और उसके पीले चेहरे पर आंसू गिरने लगे। तो फिर अच्छा लड़का बनो,
इतना दर्द कुछ भी नहीं है, अब खड़े हो जाओ और कपड़े पहन लो। दक्ष ने आदेश दिया। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। वह कमरे से बाहर चला गया। हाँ, यह अच्छा है कि कोई और जांच करने नहीं आया, अगर कोई और आता तो मुझे और भी लोगों को मारना पड़ता। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मेहमानों और महिलाओं ने सोचा होगा कि जो भी हंगामा हुआ होगा वह बूढ़ी महिला उसे संभाल लेगी। कुछ देर बाद वह काले बालों वाला आदमी भी कमरे से बाहर आया। वह पूरी तरह से तैयार था। मुझे अपने कबीले के पास ले चलो, रास्ते में तुम मुझे अपने कबीले के बारे में और बता सकते हो। हाँ, वे दोनों नीचे चले गए और ब्लसम पवेलियन से बाहर निकल गए। तुम अकेले बाहर आए हो? जी शान कहाँ है? जी क्वीन ने दक्ष के मंडप से बाहर निकलते ही पूछा। वह अंदर नहीं था। ताबीज का दूसरा हिस्सा इस आदमी के पास था, उसने इसे जीशान से लिया था जो जेल के अंदर है। दक्ष ने चिल्लाकर कहा। जीशान के बारे में सुनकर जिगदन रह गई। वह खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सकी, जेल के अंदर उसने क्या किया, वह वहां कैसे पहुंच गया? जाहिर है उसने एक लड़की का अपहरण किया है। जो भी हो, हमें सच्चाई तभी पता चलेगी जब हम उसे जेल से भागने में मदद करेंगे। दक्ष ने आ भरते हुए जवाब दिया। अल्पविराम, मैं उस कबीले से मिलने जा रहा हूं जिसने मेरे दोस्त को बंधक बनाने का दुस्साहस किया। मेरे साथ आओ। उसने काले बालों वाले आदमी का पीछा करते हुए कहा। वह कौन है? विंग ने दक्ष के बगल में चलते हुए पूछा। वह है। दक्ष ने जवाब देने के लिए अपने होठ खोले लेकिन वह बीच में ही रुक गया। ओह ठीक है, मैं उसका नाम पूछना भूल गया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने उस आदमी से पूछा। मैं जी लुकिंग हूँ, आदमी ने सम्मान पूर्वक उत्तर दिया। ठीक है, वह जी लुकिंग है। वह जी कबीले का सदस्य है जिसने जी शान को जेल में डाल रखा है। वह अब मेरे लिए काम कर रहा है। लंगचान ने जी क्वीन की ओर देखा और अपना उत्तर पाकर उसे उत्तर दिया। क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? जी क्वीन ने पूछा। वह उस कबीले का आदमी है, अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया तो वह कबीले के अंदर रहते हुए हमें धोखा दे सकता है और हमें मुसीबत में डाल सकता है। उसने सोचा। चिंता मत करो, मैंने सावधानी बरती है, वह हमें धोखा नहीं देगा। अगर उसने कोशिश भी की तो वह अपना मुंह खोलने से पहले ही मर जाएगा। दक्ष ने जवाब दिया। दक्ष के शब्दों को सुनकर जी लुकिंग का चेहरा मुस्कुरा उठा लेकिन वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसे विश्वास था कि दक्ष झूठ नहीं बोल रहा था। अगर उसके दिल में घुसा कीड़ा उसे इतना दर्द दे सकता है तो उसे मार डालना भी असंभव नहीं था। उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था। 1 घंटे तक चलने के बाद दक्ष अब और इंतजार नहीं कर सका और उसने आखिरकार पूछा। इसमें कितना समय लगेगा? हम अधिक से अधिक 5 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं, उस आदमी ने जवाब दिया और उसने दक्ष की ओर देखा। हम वे लोग, वे यहाँ क्यों होंगे? उसने बुदबुदाया। जब उसने दूर से 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों को देखा, ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने भी उसे देख लिया था। वे उसके करीब आ गए। अरे लुकिंग, क्या तुम फिर से ब्लॉसम पवेलियन से आ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, तुम दुखी आदमी हो, अपनी उम्र के बावजूद तुम्हें पत्नी भी नहीं मिल रही है। तुम हमारे कबीले के लिए शर्म की बात हो, रोज उस वेश्यालय में जाते हो। वैसे भी कर्तव्य फिर से बदल गए हैं। एल्डला के पास जाकर जानकारी ले लो कि अब से तुम कहाँ काम करोगे। पुरुषों ने जी लुकिंग से जाने से पहले कहा, जैसे कि वे रास्ते में उनसे मिले हो। नया काम? मुझे आश्चर्य है कि क्या ये हमारे कबीले के जेल टॉवर के रक्षक के रूप में वापस आ गया है। अगर यह वही है तो मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ क्योंकि वह आदमी मुझसे अपने दोस्त को भागने में मदद करने के लिए कहेगा। जी लुकिंग ने पीछे देखे बिना सोचा। वे तीनों शीघ्र ही अपने गंतव्य पर पहुंच गए। कबीले के प्रवेश द्वार से कुछ दूर रुककर जी लुकिंग ने आगे की ओर इशारा किया। ये हमारा कबीला है, नाइट बेड सिटी के प्रमुख कबीलों में से एक। जी कबीला, मैं तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकता या कोई यह नहीं बता सकता कि मैंने तुम्हें साथ लिया है, इसलिए तुम्हें यही रुकना होगा। ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। तुम्हारा पहला काम मेरे घर जीशान को उसका नाम पक्का करने बाद कुछ देना है। लो, उसे ये ताबीज दे दो और उसे बताओ कि उसके दोस्त यहाँ हैं। मैं तुम्हें बाकी योजना बताने के लिए ठीक 24 घंटे बाद यही मिलना चाहता हूँ। अभी अंदर जाओ और कोई चालाकी मत करना। मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ और मुझे किसी और को ढूंढना पड़े। दक्ष ने जी कबीले की संपत्ति देखने के बाद उस आदमी को सूचित किया। वह पीछे मुड़ा और जविंग और जूलियान के साथ चला गया। तारांकित किया था। क्या तुम उसकी मदद करने के लिए कबीले के अंदर घुसने जा रहे हो? जी क्वीन ने दक्ष से पूछा, उसकी हरकतों के बारे में उत्सुकता से, क्योंकि वह ये सब देखने के लिए यहाँ नहीं आने वाली थी क्योंकि ये दक्ष के साथ उसका आखिरी दिन था। यह उसके साथ उसका 7वां दिन था। सबसे पहले मुझे ये पुष्टि करनी होगी कि जेल के अंदर जो व्यक्ति है वह जीशान है या नहीं। जिस तरह जी लुकिंग को यह तावीज उस व्यक्ति से मिला था, हो सकता है कि उस व्यक्ति को ये कहीं और से मिला हो। अगर वह नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ तो मेरे लिए किसी और के लिए अंदर घुसना कोई मतलब नहीं रखता। दक्ष ने खिड़की की ओर देखते हुए जवाब दिया। अल्पविराम, उसने जीकी की ओर देखा और कहा, अगर वह व्यक्ति जीशान है तो मैं अंदर घुस जाऊंगा। तावीज मुझे उसके पास ले जाएगा। मेरी क्षमताएं मुझे उसके साथ आसानी से भागने देंगी। मुझे बस अंदर जाने की जरूरत है, बाहर निकलने में कोई समस्या नहीं है। जिविन ने सिर हिलाया। मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी सुरक्षा को पहले ज्यादा महत्व दोगी। तुम जो भी करो उसमें जल्दबाजी मत करो जब तक तुम शांत दिमाग से काम करोगे।
तुम हमेशा सफल रहोगे, उम्मीद है। दक्ष ने बड़बड़ा। मैं जाकर देखूंगा कि लिया कैसा है, मैं तुरंत वापस आऊंगा। वह उठकर कमरे से बाहर चला गया। बगल के कमरे में जाकर उसने शूलिन को देखा जो साधना में लीन था। अपने पीछे का दरवाजा बंद करके वह वापस चला गया। वह बच्चा वाकई बहुत मेहनती है, इतनी ताकत होने के बावजूद उसे कुछ भी पता नहीं है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह कभी भी अपना नियंत्रण ना खो दे और उस स्थिति में वापस ना आए जैसे मैंने उसे पहली बार देखा था। दक्ष ने जिविन के पास बैठते हुए कहा, मुझे लगता है कि वह वास्तव में आपसे जुड़ रहा है। जब तक आप सुरक्षित है उसे फिर से पागल नहीं होना चाहिए। क्विंग ने आभरते हुए कहा, वैसे भी यह हमारी साथ में बिताया आखिरी रात है, चलो कुछ मौज मस्ती करते हैं। जिविन ने मुस्कुराते हुए कहा और वह उठकर दक्ष के पास चली गई। उसकी गोद में बैठकर उसने उसके होठों को चूमा। तारक महत का उल्टा पता कि मुझे कितने समय तक बाहर रहना पड़ेगा। मैं नियति के नियम को समझने के लिए किसी जगह पर बसने से पहले जीशान को ढूंढना चाहता हूँ। आखिरकार इसे समझने में 1 महीना या 1 साल लग सकता है, दक्ष ने आभरते हुए कहा। प्रश्न पूछने से पहले वह कुछ क्षण के लिए चुप रहे। जून, तुमने कहा था कि मनुष्य वर्षों की समझ के बाद खुद ही कानूनों को समझ सकते हैं, है ना? कानून के गोले के बिना भी? हाँ, दुनिया के ज्यादातर लोग इसी तरह से कानून सीखते हैं। इस निचली दुनिया में यह एक दुर्लभ घटना है, लेकिन उच्च क्षेत्र में बहुत से लोग इसे हासिल करने में सक्षम है। जू ने दक्ष को ऐसे उत्तर दिया जैसे कि यह एक सर्वविदित तथ्य हो। अपना सिर हिलाते हुए दक्ष ने अपना चेहरा जू के खूबसूरत सोते हुए चेहरे को देखने के लिए घुमाया। उन्होंने पूछा, मुझे नहीं लगता कि यह लड़कियां उन लोगों से कम प्रतिभाशाली जो इन कानूनों को स्वाभाविक रूप से समझते हैं। अगर मैं उन कानूनों के बारे में अपनी समझ साझा करूं जो मुझे पता है, तो क्या वे इसे समझ सकती हैं? यह आसान नहीं है और उन्हें आपके शब्दों से अपनी समझ बनाने में बहुत समय लगेगा। हालांकि यह पूरी तरह से संभव है कि वे ऐसा कर सके। जुन ने उत्तर दिया, यह अच्छा है, मुझे परवाह नहीं है कि इसमें कितना समय लगेगा, हमारा साथ लंबा है। अगर मैं उन्हें और मजबूत बना सकता हूं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मुझे रोजाना बस कुछ घंटे ही खर्च करने होंगे। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें रोकने वाली कौन होती हूँ? जब तक ये प्राकृतिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता, मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकूंगी। जून ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर गायब हो गई। जब तक ये प्राकृतिक व्यवस्था और चीजों की बड़ी योजना को प्रभावित नहीं करता है हो, दक्ष ने सोचा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अल्पविराम तारांकित पर सूरज उगने लगा जो एक नए दिन की शुरुआत का संकेत था। दक्ष और जकिंग जाग गए और जीकिन के नकली दुनिया में वापस जाने से पहले उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा। दक्ष ने मिंगलैन को आवाज दी जो उसके पास आ गई। जैसे ही मिंगलैन ने दक्ष को देखा, उसने उससे मजबूती से गले लगा लिया। वह डाक फेरी थी जिससे दक्ष ने विवाह किया था जब उसे 2 आयामों के बीच अंतरिक्ष में टेलीप किया गया था। मिंगलैन की पीठ के पीछे 2 खूबसूरत तितली जैसे पंख थे जो अर्धपारदर्शी थे। उसके दोनों पंखों पर एक सितारा चिन्ह था। वापस स्वागत है लेने, दक्ष ने आगे बढ़कर कहा और मिंगलैन को गले लगा लिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आए, मंगलन ने दक्ष को चूमते हुए कहा। मुझे भी तुम्हारी याद आई, दक्ष ने मुक्त होने के बाद एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। ये लो, दक्ष ने पुकारा और उसे एक लबादा दिया। ये ठीक है, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, मैंने अपने पंख छिपाना सीख लिया है, मंगलन ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने आंखें खोली तो उसके पंख गायब हो चुके थे। अद्भुत, मुझे लगा कि केवल तुम्हारी माँ इसका उपयोग कर सकती है, इसे सीखने के लिए तुमने कड़ी मेहनत की होगी। अच्छा कहा लेना, दक्ष ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसके सिर पर थपथपाया। माँ ने मुझे ये करना सिखाया, ये सब उन्हीं की बदौलत है, मंगलन ने जवाब दिया। हाँ, वह ऐसा करती, मुझे याद है कि वह उस समय भी ऐसा करने में सक्षम थी। वैसे भी मुझे आप लोगों को कुछ बताना है, मुझे पता है कि उसने मुझसे वादा किया था कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन ये तब की बात है, तब से बहुत समय बीत चुका है। तकनीकी रूप से उस वादे में यह उल्लेख नहीं था कि मैं भविष्य में बात नहीं कर सकती। दक्ष ने खुद को बहाना बनाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे बताओ, उसने तुम्हें ऐसा कुछ न करने को कहा था, वह क्या था? मुझे जिज्ञासा है, मिंगलैन ने उत्सुकता से दक्ष से पूछा। सच तो यह है कि तुम्हारी माँ, दक्ष ने बोलने की कोशिश की लेकिन ये कहना अभी भी मुश्किल था, भले ही इसमें किसी की गलती नहीं थी। अल्पविराम, मिंगलैन ने बिना हस्तक्षेप किए दक्ष के जवाब का इंतजार किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई महत्वपूर्ण मामला हो। 1 मिनट रुको, मुझे दूसरों को भी फोन करने दो, मैं चाहता हूँ कि हर कोई जान जाए। दक्ष ने सभी को बाहर बुलाया, जिनमें मिनरिन, उसके पिता, उसके दादा, उसकी माँ जिक, विंग, मिंगयू जू में शामिल थे। हम क्या हुआ, सब लोग यहाँ हैं, क्या तुम मुसीबत में हो? महेंद्र प्रताप ने आते ही दक्ष से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है, मैंने बस सबको बाहर बुलाया क्योंकि मुझे कुछ कबूल करना है जो आप सभी को जानने का हक है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें पहले ये सब नहीं बताया, लेकिन सच तो यह है कि मिनरिन, दक्ष ने फिर बोलना शुरू किया, वह मेरी पत्नी है। कबूल करने के बाद उसने मिंगलैन की प्रतिक्रिया देखने के लिए उसकी ओर देखा, लेकिन उसने उसे केवल खिलखिलाते हुए देखा। हालांकि बाकी लोग अधिक हैरान थे क्योंकि उन्हें
उन्हें विश्वास था कि दक्ष ऐसा मजाक नहीं करेगा। मिनरिन को खुद नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि दक्ष वाकई सबको इसके बारे में बताएगा। आपके चुटकुले बेहतर होते जा रहे हैं, है ना? मिंगलन ने जवाब दिया। उसने अपनी हंसी को नियंत्रित किया और मिंगरिन की ओर देखा। मिंगरिन के हाव भाव देखकर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अल्पविराम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हुआ ये था कि दक्ष ने घटनाक्रम के बारे में बताना शुरू किया और इस तरह एक गलतफहमी के कारण उसने मुझे अपना विवाह क्रिस्टल दे दिया जो मेरी अनुमति के बिना मेरे शरीर में प्रवेश कर गया और वह मेरी पत्नी बन गई। गलतफहमी दूर होने के बाद उसने मेरे लिए चिंता करते हुए मुझे सभी को बताने के खिलाफ फैसला किया। मैं उसे हमेशा के लिए ऐसे अकेले नहीं रहने दे सकता और दूसरों से सच्चाई नहीं छुपा सकता। दक्ष ने आ भरते हुए जवाब दिया। वह क्या तुम सच कह रहे हो? पल्लवी ने पूछा। हाँ, वह मेरी पत्नी है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। खैर, यह अजीब है, मेरी सास मेरी बहू भी है, आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था, पल्लवी ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव के साथ कहा। जब उसने मिनरिन को देखा उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। मुझे पता है कि इससे चीजें अजीब हो जाती हैं, लेकिन ये सच छिपाने से बेहतर है। सच छिपाने के लिए आप लोग मुझे जो भी सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ, दक्ष ने बिस्तर पर बैठते हुए जवाब दिया। सजा की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपने घटना का वर्णन किया है उससे ये स्पष्ट है कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। इस गलतफहमी के कारण ये सब हुआ। मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस इस तरह की बातें फिर से मत छिपाए, लनरन ने कहा और खुद को इस अजीब स्थिति से दूर करते हुए पीछे हट गया। मैं यह मेरी विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपका इरादा अच्छा था। हालांकि यह आपकी पत्नियों के लिए है कि वे आपको माफ कर दें, मैं इसमें अपनी नाक नहीं डाल रहा हूं, महेंद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा और वह भी पीछे हट गया। सच है, यह मेरी बहुओं का मामला है, उन्हें इसे खुद ही निपटाने दीजिए, उनके निर्णय को मेरा पूरा समर्थन है, पल्लवी ने भी पीछे हटते हुए कहा। मिंगरिन ने शर्मिंदगी से अपना सिर भी नहीं उठाया। ठीक है, चलो फिर उचित क्रम से चलते हैं, पत्नी परिषद अलग से अपनी सजा की घोषणा करेगी। जो तुम पहले हो, जकीन ने हंसते हुए कहा, जैसे कि वह इस स्थिति का आनंद ले रही थी। उसने अपना हाथ जू के कंधे पर रखा। अल्पविराम, सभी ने जू की ओर देखा। ये तुम्हारी गलती नहीं है, सजा की कोई जरूरत नहीं है, जो हुआ मैं उसे स्वीकार करता हूँ, जू ने ईमानदारी से कहा। हाँ हाँ हाँ, मुझे से यही उम्मीद थी, वह जो भी करता है तुम हमेशा उससे खुश रहती हो। मेई, तुम्हारा क्या हाल है? जेक ने पूछा। मैं बहन से सहमत हूँ, मेई ने चेहरे पर मासूम मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, अब बॉस लेडी का समय है। मिंगू, तुम्हारा फैसला क्या है? जविंग ने मिंगू से पूछा। मिंगू ने दक्ष को देखते हुए आह भरी। क्या ये गलतफहमियां तुम्हारे साथ अक्सर नहीं होती? इस बार तुम्हारी दूसरी गलतफहमी। आह, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्यों चिंतित हो, मैं इसके बारे में शिकायत नहीं कर सकती क्योंकि यह पहले ही हो चुका है, लेकिन कृपया गलतफहमी पर नियंत्रण रखें, शेड्यूल पहले से ही कम चल रहा है। सच है, यह आदमी वाकई बेकाबू है, इधर उधर से बीवियां इकट्ठा करता रहता है। हाँ हाँ हाँ, मुझे नहीं लगता कि यह जानबूझकर किया गया है। मेरे पास कोई सजा नहीं है, बस थोड़ा खुद पर काबू रखो और नहीं कम से कम गलतफहमी के कारण तो नहीं। जेक ने अपनी राय दी। मैं इसे ध्यान में रखूंगा और अधिक सावधान रहने की कोशिश करूंगा, दक्ष ने अपने सिर के पीछे के हिस्से को रगड़ हुए जवाब दिया। मंगलन, तुम आखिरी हो, तुम्हें क्या कहना है? जीक्विन ने मिंगलन से पूछा। मंगलन ने मिंगरिन की ओर देखा, जिसने अंततः अपनी बेटी की ओर क्षमा प्रार्थी भाव से देखने के लिए अपना सिर उठाया। मिंगलन अपनी मां के पास गई और अपना हाथ ऊपर उठाया। मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं तो खुश हूं कि मेरी मां को प्यार का अनुभव मिला। वह अपने पूरे जीवन में कभी किसी पुरुष के साथ नहीं रही, आखिरकार उसके पास कोई है और वह भी उसके जैसा कोई। इससे बेहतर मैं और क्या उम्मीद कर सकती हूँ? उसने मिंगलन के गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहा। अल्पविराम, ठीक है, पत्नी की परिषद ने फैसला किया है, दक्ष सभी अपराधों से मुक्त है, कोई सजा नहीं होगी। जीकिन ने सभी की राय जानने के बाद घोषणा की। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगले हफ्ते मां की बारी होगी, उसे ये दुनिया देखने को मिलेगी? यह बहुत अच्छा है, मिंगलन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह ठीक है, चूंकि आप सभी पहले से ही यहाँ हैं तो मैं आपको एक छोटे लड़के से मिलवा जो हमारे साथ आया है। वो एक छोटे भाई की तरह है, लेकिन मैं उसे साधना सिखा रहा हूँ, मैं उसे यहाँ बुलाऊंगा, दक्ष ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। कुछ मिनटों के बाद वह जुलियान के साथ वापस आया। उन्होंने सभी का परिचय कराया। एक जीवंत बातचीत और एकत्रीकरण के बाद सभी लोग नकली दुनिया में वापस चले गए। लान, तुम लियांग के साथ यही रहो, मैं किसी से मिलने के बाद तुरंत वापस आ जाऊंगा, दक्ष ने सभी के चले जाने के बाद मंगलन से कहा। वह होटल से निकलकर जी कबीले में वापस चला गया क्योंकि यही वह समय था जब उसे जी लुकिंग से मिलना था। दक्ष उस स्थान पर पहुंचा और इंतजार करने लगा। वह बिना किसी संदेह के जी स्टेट के चारों ओर घूमता रहा। आधे घंटे के बाद जी लुकिंग हवेली से बाहर निकल गया। दक्ष को देखकर वह उसकी ओर चलने लगा, लेकिन वह दक्ष के पास नहीं रुका, वह चलता रहा। दक्ष समझ गया कि यह संदेह पैदा करने के लिए नहीं था, वह उसके पीछे चलने लगा। क्या अपडेट है? क्या ये वही आदमी है? दक्ष ने उस आदमी से पूछा जो उसके बगल में चल रहा था। हाँ, मैंने उसका नाम पूछा, उसने कहा कि यह जीशान था। इसके अलावा जब मैंने उसे ताबीज दिया और बताया कि उसके दोस्त यहाँ है तो वह वास्तव में चौंक गया। उसने मुझसे पूछा कि क्या ये दक्ष नाम का कोई व्यक्ति है। उसने मुझे आपको एक संदेश देने के लिए भी कहा, जी लुकिंग ने उत्तर दिया, जिससे दक्ष के संदेह की पुष्टि हुई। तो यह वही है, ये जानकर अच्छा लगा। संदेश क्या था? दक्ष ने पूछा। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बताऊं कि यह जगह खतरनाक है और तुम्हें उसके लिए खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। ओह, और उसने तुमसे माफी भी मांगी। मुझे
मुझे नहीं पता कि उसने मुझे बस इतना कहा कि मैं तुम्हें बताऊं कि उससे खेद है। जिलुकिंग ने उत्तर दिया, उससे खेद था। खैर ये तथ्य तो छोड़िए कि मैं उसे पीछे नहीं छोड़ सकता, बल्कि यह तथ्य कि उसने मुझे ये जानने के लिए उत्सुक कर दिया कि उसे खेद क्यों था, उससे मिलने के लिए पर्याप्त बहाना है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, जेल टॉवर की सुरक्षा कैसी थी और उसे किस मंजिल पर रखा गया था? दक्ष ने चेहरे पर एक मनो मुस्कान के साथ पूछा, सुरक्षा बहुत सख्त है। टॉवर में प्रवेश करने का केवल एक ही रास्ता है और वह मुख्य प्रवेश द्वार के माध्यम से है, जिसकी सुरक्षा एक आकाश क्षेत्र के बुजुर्ग, 2 पृथ्वी क्षेत्र के साधक और कई स्वर्ण क्षेत्र के साधक करते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां कबीले के दुश्मनों को रखा जाता है, इसलिए यह बहुत सुरक्षित है। जिलुकिंग ने समझाया। अल्पविराम, एक आकाश क्षेत्र साधक, 2 पृथ्वी क्षेत्र और कई स्वर्ण कोर क्षेत्र, ये जेल की रखवाली के लिए एक बुरी लाइनअप नहीं है। क्या अंदर कोई खास है जो उन्हें इतने शक्तिशाली बुजुर्गों को वहां रखने के लिए मजबूर करता है? कबीले का मास्टर केवल एक स्व क्षेत्र साधक है, इसलिए कबीले में कई आकाश क्षेत्र साधक नहीं हो सकते। मुझे नहीं लगता कि यह जेल की रखवाली करने जितना आसान है, दक्ष ने पूछा और उसने अपनी आंखें मूंद ली। ऐसा नहीं है, वह एक विशेष व्यक्ति है। मैं आपको नहीं बता सकता कि वह कौन है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि वह भाग जाए, इसलिए सुरक्षा अड़ी है। जिलुकिंग ने जवाब दिया, कोई खास व्यक्ति बताओ, वह कौन है? तुम्हारी वफादारी सिर्फ मेरे प्रति होनी चाहिए, तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में है, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए। दक्ष ने उस आदमी को गंभीर लहजे में याद दिलाया। हाँ, मुझे याद है, फिर भी मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। सच तो यह है कि मुझे भी नहीं पता। उस व्यक्ति की कोठरी पूरी तरह से बंद है और केवल आकाशीय क्षेत्र के बुजुर्ग को ही प्रवेश की अनुमति है। मैंने चारों ओर पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी को नहीं पता। हम केवल इतना जानते हैं कि आकाशीय क्षेत्र विशेष रूप से उस कोठरी के अंदर के व्यक्ति के लिए जेल टॉवर की रखवाली करता है। जिलुकिंग ने दक्ष को उत्तर दिया, यहाँ तक कि तुम भी नहीं जानते और केवल आकाशीय क्षेत्र के बुजुर्ग को ही प्रवेश की अनुमति है। कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति होगा जिसे वे दूसरों को नहीं बताना चाहते, या शायद ये कोई ताकतवर व्यक्ति होगा। इससे मेरी जिज्ञासा बहुत बढ़ गई है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे उस व्यक्ति को सिर्फ उस कबीले से उलझाने के लिए छोड़ देना चाहिए जिसने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाने की हिम्मत की? दक्ष ने सोचते हुए अपनी थी को रगड़ हुए कहा, तुम्हारे इस बुजुर्ग की वास्तविक साधना क्या है? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। उसकी साधना हमें यकीन नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे पता है वह आकाश क्षेत्र के मध्य में है। वह आकाश क्षेत्र के उच्च स्तर पर भी हो सकता है। मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि मैं उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकूं। जिलुकिंग ने दक्ष को उत्तर दिया, हाँ, सच में उसके जैसा कमजोर व्यक्ति आकाशीय क्षेत्र के बुजुर्गों की साधना को नहीं देख सकता। अगर वह उच्च क्षेत्रों में है तो वह एक प्रतिद्वंदी हो सकता है, लेकिन मुझे इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए। जब मैं आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था तब मैं स्वर्गीय क्षेत्र के साधकों से निपट रहा था। अब जब मैं चौथे चरण का आकाशीय क्षेत्र का साधक हूं तो मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मुझे खुद भी मध्य आकाशीय क्षेत्र का साधक माना जा सकता है। दक्ष ने उस आदमी की ओर देख हुए सोचा, अल्पविराम, तुमने उसे तावीज दे दिया है, इसलिए तुम्हारा काम लगभग पूरा हो गया है। तुम्हारा दूसरा मिशन मुझे जेल टॉवर के अंदर ले जाना है। ठीक आधी रात को मैं तुम्हारे कबीले के अंदर जेल टॉवर के पास तुमसे मिलूंगा। मैं उस तावीज का उपयोग करके टॉवर ढूंढ सकता हूं, लेकिन सही मंजिल और कमरे को खोजने में समय लगेगा, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। तुम मुझे ले जाओगे? दक्ष ने घोषणा की, मैं नहीं कर सकता। अगर दूसरे बुजुर्गों ने मुझे किसी घुसपैठिए को ले जाते हुए देखा तो मुझे देशद्रोही कहा जाएगा और मार दिया जाएगा। अगर तुम वहां पहुंच सकते हो तो क्या तुम मेरी मदद के बिना अकेले अंदर नहीं जा सकते? अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं देशद्रोही कहलाना और मारा जाना नहीं चाहता। आदमी ने विरोध किया और अचानक दक्ष की ओर देखा, जिससे उसकी भावनाओं पर नियंत्रण खत्म हो गया। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। दक्ष ने बिना रुके और जिलुकिंग की ओर देखे बिना चलते हुए कहा, भविष्य की बात करें तो अगर तुम पहले मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे, इसलिए पहला विकल्प अभी भी बेहतर है। इसके अलावा तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उन्हें पता चल जाएगा। जेल की रखवाली करने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा, इसलिए कोई भी रीपोल नहीं खोल पाएगा, वे सभी मर जाएंगे। दक्ष ने उस आदमी को शांत करते हुए उत्तर दिया, अगर ऐसा होता भी है तो भी मुझे ही दोषी ठहराया जाएगा। जेल में यह मेरा कर्तव्य भी है। अगर मैं जिंदा बच गया तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि मैं ही जिम्मेदार हूँ। जिलुकिंग ने योजना में एक छेद पाते हुए जवाब दिया, हम क्या तुमने नहीं कहा था कि पिछली बार जेल टॉवर में ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं थी? अचानक ये तुम्हारा कैसे हो गया? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या तुमने लोगों को ये कहते नहीं सुना कि आज ड्यूटी फिर से सौंपी जाने वाली है? मुझे फिर से जेल की ड्यूटी पर लगा दिया गया है। आदमी ने जवाब दिया, ठीक है, अगर जेल में यही तुम्हारा कर्तव्य है तो अगर तुम जिंदा बच जाओ तो ये संदिग्ध होगा। चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए भी एक तरीका है। मैं तुम्हें घायल कर दूंगा, लेकिन मैं दूसरों के आने तक तुम्हारी महत्वपूर्ण शक्ति
को नहीं देख पाऊंगा। तुम मृत होने का नाटक कर सकते हो और दावा कर सकते हो कि तुम हमले में मुश्किल से बच पाए हो, तुम अपनी जान बचा लोगे और तुम्हें दोषी नहीं ठहराया जाएगा। वैसे भी तुम मेरे साथ आ रहे हो तो तुम्हारे पास यही एकमात्र विकल्प है, अब वापस जाओ। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, और ठीक है, तुम्हें पता है कि वह छोटा सा जीव अभी भी तुम्हारे अंदर है। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें चेतावनी देने की जरूरत है कि अगर तुमने कुछ चतुराई से काम किया तो क्या होगा, बस आदेश पूरे करो, उसने जाते हुए कहा। अल्पविराम दक्ष होटल में वापस चला गया और जीलू किंग को पीछे छोड़ दिया, जिसने अपने सीने पर हाथ रखा क्योंकि उसने अपने दिल के अंदर हृदय भक्षण करने वाले कीड़े की हलचल महसूस की थी। वह भी पीछे मुड़ा और चला गया। तारक महत का उल्टा है। चिंता की कोई बात नहीं है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मैं इस प्रस्ताव की सराहना करता हूं, लेकिन बेहतर होगा कि आप यही रहे और उस छोटे लड़के के साथ चले, उन्होंने जुलियान की ओर इशारा करते हुए कहा। मंगलन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे दक्ष के हाथ पर रख दिया और धीरे से उसे रगड़ने लगी। अगर तुम ऐसा कहते हो। जुलियान अपने कमरे में वापस आ गया था और कमरे में केवल दक्ष और मिंगलैन ही बचे थे। वे दोनों कमरे के अंदर ही रहे और एक दूसरे को गले लगाते हुए शांतिपूर्ण समय बिताया। जैसे ही दिन बीता और रात आए, शांतिपूर्ण क्षण एक पल में ही खत्म हो गया। दक्ष मिंगलैन के बगल में लेटा हुआ था, उनमें से किसी के शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं था। दक्ष ने मिंगलैन की ओर देखा और उसकी उंगलियां उसके गोरे गालों पर धीरे धीरे फिरने लगी। मेरे जाने का समय हो गया है, जल्दी वापस आओ, मंगलन ने बड़बड़ा हुए कहा। जब उसने दक्ष को खड़ा देखा, अल्पविराम मैं तुम्हारे जानने से पहले ही वापस आ जाऊंगा, दक्ष ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। वह खिड़की की ओर चला गया और खाली सड़कों को देखने लगा। कपड़े पहनने के बाद वह गायब हो गया। खाली सड़कों पर दिखाई देते हुए दक्ष जी कबीले के भवन की ओर चलने लगा। जब वह चल रहा था तो उसने एक शराबी आदमी को अपनी ओर आते देखा। छाया परिवर्तन के अपने प्रयोग को व्यर्थ न करते हुए उसने बस उस आदमी के पास से गुजरने का निर्णय लिया और छिपने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि यह बेकार था। जब दक्ष उस आदमी के पास से गुजर रहा था तो उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे तुम बहुत प्यारे हो, तुम मेरे साथ एक रात क्यों नहीं गुजारोगे, मैं तुम्हें एक रात के लिए अमीर बना दूंगा, उसने कहा। दक्ष ने आंखें सिकुड़ कर उस आदमी की ओर देखा। महिलाओं पर प्रहार करना तो दूर की बात है, अब तो पुरुष भी मुझ पर प्रहार कर रहे हैं। आह, उसने बुदबुदाते हुए अपना बायां हाथ उठाया जिसे उस आदमी ने पकड़ लिया था और प्रभावी ढंग से उसे हवा में उठाया, इससे पहले कि वह समूह में मौजूद उस आदमी पर टूट पड़े। पथरीली सड़क पर उसकी पीठ कुचल जाने के कारण उसके मुंह से खून निकलने लगा। दक्ष का हाथ आजाद हो गया। उसने अपने पैर उस आदमी की छाती पर रखकर उसे दबाना शुरू कर दिया। आह, अल्पविराम वह व्यक्ति दर्द से कराह उठा क्योंकि उसकी छाती में चोट लगी थी। अगली बार सीमा तक पीना और किसी को मजबूर करने की कोशिश मत करना, दक्ष ने बड़बड़ा हुए उस आदमी के ऊपर से गुजरते हुए कहा। दक्ष के जाने के बाद वह आदमी अपने होठों से खून पूछते हुए उठा। उसने उस दिशा की ओर देखा जिधर दक्ष अंदर गया था। इससे दुख हुआ, मैं बस उसके साथ गड़बड़ करना चाहता था, कौन जानता था कि इसका अंत इस तरह होगा। वह आदमी जाते हुए व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। वह स्थान छोड़कर दक्ष जी कबीले की संपत्ति पर पहुंच गया। जैसे ही वह कबीले के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, उसने अपना छाया परिवर्तन सक्रिय कर दिया और प्रभावी रूप से उस स्थान से गायब हो गया। उसने एस्टेट के चारों ओर बनी 10 फीट ऊंची दीवारों पर नजर डाली। जमीन पर अपने पैर पटक हुए वह दीवार के ऊपर पहुंचने के लिए काफी ऊपर कूदा। वह दीवार के ऊपर खड़ा था और कबीले के अंदर चारों ओर देख रहा था, जेल के टॉवर को खोजने की कोशिश कर रहा था। वह जीशान के ताबीज का पता लगाने के लिए अपना दिशा सूचक ताबीज लेकर आया तो जेल उसी दिशा में है, वहां थोड़ा जल्दी पहुंचना बेहतर होगा। मेरे छाया पर परिवर्तन में अच्छी प्रगति हुई है, अब मैं इससे अपने स्वर्गीय दानव पंखों को भी प्रभावित कर सकता हूं, जिससे उन्हें रात में देखना मुश्किल हो जाएगा। मुझे वहां पहुंचने में सक्षम होना चाहिए, दक्ष ने कहा जब उसकी पीठ के पीछे सुंदर स्वर्गीय दानव पंथ दिखाए दिए। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिव्य ज्ञान को अपने आसपास फैलाया तथा कारागार टॉवर की दिशा में उड़ना शुरू कर दिया। यह एक बड़ा कबीला है, मुझे इस महाद्वीप के कबीलों से कुछ ऐसी ही उम्मीद करनी चाहिए थी। जिस हद तक ये जगहें फैली हुई हैं उसकी तुलना हमारे जैसे छोटे कबीलों से नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि प्रमुख संप्रदाय भी इस जगह से थोड़े ही आगे हैं और उनके नेताओं की ताकत भी उतनी शक्तिशाली नहीं थी। इस राज्य की जितनी ताकतवर ताकतें होंगी वे और भी ज्यादा ताकतवर होंगी, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा जब वह पूरे कबीले को देखते हुए बिजली की तरह कबीले से गुजरा। मुझे आश्चर्य है कि वह संप्रदाय कैसा होगा। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय की उस आत्मा ने मुझसे कहा था कि अगर मैं बेहतर भविष्य चाहता हूं और भाग्य से नहीं जूझना चाहता हूं तो मुझे उसके वंशजों की मदद करनी चाहिए। क्या वह सच में सच कह रहा था या सिर्फ मेरे साथ छल कर रहा था? उसने मुझे कुछ अच्छी चीजें जरूर दी, लेकिन छल कपट बहुत गहरा भी हो सकता है। ये बात वाकई जटिल है। मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता, लेकिन क्या मैं वास्तव में इसे अनदेखा कर सकता हूँ जब मेरे पास मेरी भंडारण अंगूठी में भाग्य का नियम है? उसने कहा जब वह उस पुरानी
महात्मा के शब्दों के बारे में सोच रहा था जो दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के प्रमुखों में से एक होने का दावा करती थी। अचानक उसने अपने सामने एक विशालकाय काले रंग का टावर देखा जो पहले एक अन्य ऊंची इमारत के पीछे छिपा हुआ था। यह उसी ओर इशारा कर रहा है, ये जेल टावर होना चाहिए, उसने कहा जब वह जेल टावर के पास उतरा जहां उसने जी लुकिंग को खड़ा देखा। मुझे लग रहा है कि मुझे इसका पछतावा होगा। जी लुकिंग ने चारों ओर देखते हुए विलाप किया। वह दक्ष को नहीं देख पाया जो अभी भी अपने छाया परिवर्तन में था। तुम्हें मेरी मदद करने का पछतावा नहीं होगा, चिंता मत करो, बस जीशान की कोठरी तक रास्ता दिखाओ, दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा और उसने अपना छाया परिवर्तन रद्द कर दिया। पीछे मुड़कर देखने पर उस आदमी को दक्ष मिला। तुम कब आए? उसने आश्चर्य से पूछा। वह हर जगह देख रहा था, दक्ष का इंतजार कर रहा था, तभी वह अचानक कहीं से प्रकट हो गया। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे जीशान की कोठरी में ले चलो और पीछे मत देखना, मुझे एक भूत समझो जिसे कोई नहीं देख सकता। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें बस वही करना है जो तुम्हें बताया गया है। वह आदमी असमंजस में था, फिर भी उसने कोई बहस नहीं की। जो भी हो, मैंने पहले ही हार मान ली है, अगर मेरी किस्मत में मेरी मौत लिखी है तो मैं आज ही मर जाऊंगा। उम्मीद है आप अपनी बात रखेंगे और मुझे जीने देंगे, आदमी ने जवाब दिया। वह जेल टावर के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा क्योंकि उसने दक्ष को सभी बुजुर्गों के स्थान के बारे में बताया था। उसके अनुसार केवल एक पृथ्वी क्षेत्र का बुजुर्ग और कई स्वर्ण क्षेत्र के बुजुर्ग प्रवेश द्वार पर थे। दूसरा पृथ्वी क्षेत्र का बुजुर्ग सीढ़ियों के पास था जो ऊपर की वास्तविक कोशिकाओं की ओर जाता था। आकाश क्षेत्र के बुजुर्ग विशेष कैदी के साथ बैठक में थे। दक्ष उस आदमी के पीछे चला गया, हालांकि उसने समय की तलवार और राजा की तलवार निकालने से पहले एक बार फिर अपनी छाया परिवर्तन क्रिया को सक्रिय कर लिया। जब वह कारागार टावर के प्रवेश द्वार की ओर चला तो दोनों तलवारें उसके एक हाथ में रही। उस आदमी ने गार्डों को देखा और पसीना पसीना हो गया। तुम वापस आ गए, तुम कहाँ गए थे? पृथ्वी लोक के बुजुर्ग ने उस आदमी से पूछा। हम वे अभी भी इतने लापरवाह हैं क्या? वे मेरे पीछे घुसपैठ को नहीं देख सकते? वे हमला क्यों नहीं कर रहे हैं या सवाल भी क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आदमी ने उलझन में बड़बड़ा हुए पीछे देखा। क्या वह भाग गया? क्या वह वास्तव में भूत है? आह, कौन नहीं चाहेगा? हालांकि वह सिर्फ एक डरा हुआ आदमी था जो पृथ्वी के एक बड़े व्यक्ति का सामना भी नहीं कर सकता था। वह बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उस आदमी ने सोचा, क्योंकि उसने अपने पीछे किसी को नहीं देखा था। अल्पविराम, मैं बस ताजी हवा लेने गया था एल्डम, मुझे थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही थी, आदमी ने जवाब दिया और वह पृथ्वी क्षेत्र के एल की ओर मुड़ा, लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर सका क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह ये देखकर दंग रह गया कि उसके सामने क्या था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। धरती के बड़े बड़े लोग उसे देख रहे थे और उनके होठों से खून बह रहा था। उनकी छाती से एक जंग लगी हुई विशाल तलवार निकल रही थी। एक और तलवार ने जू लुकिंग के सामने ही उसका सिर काट दिया। काली तलवार खींच ली गई जिससे शरीर जमीन पर गिर गया। क्या ये कैसे हो सकता है? असंभव। पास में मौजूद गोल्डरियम कल्टिवेटर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हुआ है, कोई उनके पीछे कैसे आ सकता है और उनके अर्थ रियल वेल्डर को मार सकता है, वह भी इतनी जल्दी। यह कैसे हुआ? न केवल अनजान गोल्ड को रियम कल्टिवेटर्स बल्कि जी लुकिंग भी समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा था। क्या वह वास्तव में मारा गया था? बस इसी बात से चौंक गए। अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और वापस मुड़ा तथा गोल्ड को रियल कल्टिवेटर्स को पीछे छोड़ते हुए प्रिजन टावर के अंदर जाने लगा। तुम कमीने, तुम्हें लगता है कि तुम एक बुजुर्ग को मारने के बाद आराम से अंदर जा सकते हो? क्या तुम हमारे बारे में भूल गए? अन्य पहरेदार ने अपनी तलवारें निकाल ली और वे उसकी ओर भागने लगे। तुम्हें किसने बताया कि मैं भूल गया? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम, उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसने पीछे से आ रही दर्द भरी चीखें सुनी। एक उड़ती हुई तलवार टेढ़ी गति से चल रही थी, गोल्ड रियम कल्टिवेटर्स की गर्दन काट रही थी जो शक्तिहीन गुड़िया की तरह थे। दक्ष की आत्मा तलवार के हमले से खुद को बचाने में असमर्थ थे। दक्ष ने अभी केवल 10 कदम ही चला था कि उसके पीछे खड़े सभी मृत हो गए। दक्ष अचानक रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने जी लुकिंग की ओर देखा जो पीला चेहरा लिए वहीं खड़ी थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। कुछ ही मिनट हुए थे और जमीन पर दर्जनों लाशें पड़ी थी जिनमें पृथ्वी क्षेत्र के बुजुर्ग की लाश भी शामिल थी। क्या वह युवा दिखने वाला आदमी वाकई इतना ताकतवर था? वह कितना शक्तिशाली था कि एक पल में एक पृथ्वी क्षेत्र के साधक को मार डाला? और उसकी तलवार कितनी शक्तिशाली थी जिसने उस युवा आदमी के मार्गदर्शन के बिना ही इतने सारे स्वर्ण क्षेत्र के साधकों की गर्दन काट दी? आखिर उसने तलवार को इस तरह नियंत्रित करने के लिए किस कौशल का इस्तेमाल किया? ये किस दर्जे का खजाना था? वह खुद को विलाप करने से नहीं रोक सका, उसका शरीर भी डर से बेकाबू होकर कांप रहा था। क्या तुम वहीं रहोगी? मुझे अंदर कौन ले जाएगा? ऐसा नहीं है कि मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, दक्ष ने पूछा। आहा मास्टर, आदमी ने अवचेतन रूप से दक्ष को मास्टर कहकर पुकारा। आह, यह उपाधि तुम्हारे मुंह से आते ही अपमानजनक क्यों लगती है? यहाँ तक कि जूलियांग ने भी मुझे अभी तक ऐसा नहीं कहा है। जो भी हो, आगे बढ़ो, दक्ष ने
ने कहा और वह एक तरफ चला गया। आई एम मास्टर, क्यों ना मैं आपकी पीठ की रक्षा के लिए आपके पीछे से चलते हुए आपको रास्ता बताऊं। मैं दुश्मनों को आपकी पीठ पर हमला करने नहीं दे सकता। जी लुकिंग ने बेशर्मी से सुझाव दिया। उन्होंने सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि उनके वास्तविक इरादे क्या थे। हाँ, क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगला दुश्मन जो हमारा सामना करेगा वह पृथ्वी क्षेत्र का एक बुजुर्ग होगा? चिंता मत करो, वह तुम पर हमला नहीं करेगा। वह नहीं जानता कि तुमने कबीले को धोखा दिया है। जब तक उसे पता चलेगा वह मर चुका होगा। आगे बढ़ो, दक्ष ने कहा, क्योंकि उसने जी लुकिंग को उसकी इच्छा के अनुसार करने से मना कर दिया था। धप एक भारी धमाका की आवाज आए। वो तो उसने हमें धोखा दिया। मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। यह अच्छी बात है कि मैं जांच करने आया तो ये बिल्कुल वैसा ही था। दक्ष और जी लुकिंग ने आवाज सुनते ही उस दिशा में देखा। उन्हें वहां एक भारी भरकम आदमी खड़ा दिखाई दिया जो अधेड़ उम्र का लग रहा था। बस उसकी बहेज लुकिंग के सिर जितनी मोटी थी। उस आदमी के सामने एक भारी हथौड़ा रखा गया जो वही आदमी था। तो आप यहाँ नियुक्त दूसरे पृथ्वी क्षेत्र के बुजुर्ग हैं। मुझे लगता है कि मुझे आपको खुद मेरे पास आने के लिए धन्यवाद देना चाहिए, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने जी लुकिंग की ओर देखा और उसे पीछे हटने का इशारा किया। जैसा कि हुआ, तुम्हें मुझे उसके पास ले जाने की जरूरत नहीं है। पीछे हटो, जब मैं उसके साथ काम कर लूंगा तो तुम आगे बढ़ सकते हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जी लुकिंग पहले से ही लड़ाई से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहता था। उसने पीछे हटते हुए दक्ष को खुद को दोहराने का मौका नहीं दिया। अच्छा हथौड़ा, चलो देखते हैं कि यह मेरी तलवार के साथ आमने सामने की टक्कर में बच सकता है या नहीं, दक्ष ने ते हुए कहा और वह पृथ्वी क्षेत्र के बुजुर्ग की ओर दौड़ने लगा। वह उस एल्ड का सामना कर रहा है जो अपनी अविश्वसनीय ताकत के लिए जाना जाता है। क्या वह पागल हो गया है? नहीं, वह ऐसा व्यक्ति है जो इतने सारे लोगों को इतनी आसानी से मार सकता है। वह पागल नहीं हो सकता, शायद उसके पास उससे मुकाबला करने की ताकत है। किसने सोचा होगा? जी लुकिंग ने दक्ष की हरकतों को देखते हुए सोचा। दक्ष ने अपनी तलवार से वार किया। पृथ्वी क्षेत्र के बुजुर्ग ने भी अपना विशाल हथौड़ा घुमाया। जैसे ही उनके हथियार टकराने वाले थे दक्ष गायब हो गया। दूसरी बार सोचने पर आमने सामने की टक्कर बेकार है। जब इस तरह से लड़ाई को समाप्त करना आसान है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। जब वह पृथ्वी क्षेत्र के बुजुर्ग के पीछे आया और उसने अपनी तलवार उस जगह पर घोंप दी जहां बुजुर्ग का दिल होना चाहिए था। तुम बेशर्म हो, पृथ्वी लोक के बुजुर्ग ने कमजोरी से कहा और उसके मुंह से खून निकल आया। मैं तुमसे अपनी बात क्यों छुपाऊंगा? हम दोस्त नहीं है ना? अगर तुम इस हमले को झेल पाते तो मैं तुम्हें सीधे मार डालता। अच्छा लगता है, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। नरक में अच्छा समय बिताओ, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ जवाब दिया और अपनी तलवार निकाल ली। अपनी तलवार को नदार तरीके से घुमाते हुए उसने पृथ्वी लोक के बुजुर्ग का सिर काट दिया। शरीर और सिर एक ही समय में जमीन पर गिर गए। जी लुकिंग वही चुपचाप खड़ा रहा, सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जब उसने सोचा कि दक्ष एक भयंकर योद्धा है तो वह एक चालाक योद्धा निकला। उसने ताकत की लड़ाई की उम्मीद की थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसे शक होने लगा था कि दक्ष में अपनी ताकत है भी या नहीं। उसने दोनों बुजुर्गों को पीछे से मारा था और बाकी काम उसकी तलवार ने किया था। अल्पविराम दिवस, स्वप्न देखना बंद करो और मुझे मेरे दोस्त के पास ले चलो। क्या तुम सुबह का इंतजार कर रही हो? जितनी जल्दी हम काम खत्म करेंगे उतनी जल्दी तुम मेरे उस छोटे दोस्त से आजाद हो जाओगी जो तुम्हारे अंदर छटपटा रहा है। तुम उससे आजाद होना चाहती हो है ना? दक्ष ने जी लुकिंग को आवाज दी जो वहां अचंभित खड़ी थी। आहा, जी लुकिंग ने दक्ष की बात सुनते ही आश्चर्य से बाहर आकर कहा। वह दक्ष की ओर दौड़ा और उसे सीढ़ियों की ओर ले जाने लगा। वह दक्ष को ऊपर ले गया जहां जीशान का कमरा था। हम तीसरी मंजिल पर हैं, तुम्हारे हिसाब से उसे यही होना चाहिए। उस विशेष कैदी की कोठरी उसके कोठरी के ठीक बगल में है, इसलिए अगर वह उस कोठरी से बाहर निकलता है तो हम आकाशीय क्षेत्र के बुजुर्ग द्वारा पकड़े जा सकते हैं। दक्ष ने जलियान का पीछा करते हुए कहा। दुर्भाग्य से मुझे उसे खुद ही मारना होगा क्योंकि वह जीशान की कोठरी की चाबी रखता है। यह अपरिहार्य है कि उससे मरना होगा। यह वह कोठरी है जहां जीशान है और यही वह कोठरी है जहां उस विशेष कैदी को रखा गया है। आकाश क्षेत्र के बुजुर्ग को भी अंदर होना चाहिए, लुकिंग ने धीरे से फुसफुसाना। तुम किनारे पर इंतजार कर सकते हो, तुमने अपना काम कर दिया है। दक्ष ने बुदबुदाते हुए उस आदमी को पीछे हटने का इशारा किया। वह उस बंद कोठरी की ओर चला गया जहां विशेष कैदी को रखा गया था। मैं सोच रहा हूं कि क्या मुझे दरवाजा तोड़कर हीरो की तरह प्रवेश करना चाहिए या अधिक सहजता से मुझे फ्लेक्स करने का मौका मिले हुए काफी समय हो गया है, दक्ष ने कहा। जब वह दरवाजे के सामने अपनी थोड़ी पर हाथ रखकर खड़ा था, वह इतनी गंभीरता से क्या सोच रहा है? क्या वह कोई योजना बना रहा है या उसे डर लग रहा है? उसे चिंता होनी चाहिए। आकाशीय क्षेत्र के साधकों का सामना करना आसान नहीं है। ऐसी तरकीबें शायद उनके खिलाफ काम न करे। बेशक वह डर जाएगा, शायद वह योजना रद्द कर दे और चला जाए। जी लुकिंग ने सोचा जब उसने दक्ष को बिना एक कदम आगे बढ़ाए इतनी गंभीरता से दरवाजे के सामने खड़ा देखा। तुम बहुत बुरे होते जा रहे हो। अब तुम अपने से कमजोर शिकार के साथ खेलने के बारे में सोच
रहे हो? शून्य दक्ष से कहा जब उसने उसे खुद से बात करते देखा। हाँ, तुम अभी भी मुझे ताना मार रहे हो। मैं बस एक विचारशील आदमी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उस आदमी को सबसे अच्छी मौत मिले। दक्ष ने बिना किसी शर्म के कहा। अल्पविराम ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अंत में एक सज्जन व्यक्ति बन सकता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वह कोठरी के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया और उसे खटखटाया। कौन है यहाँ? मुझे परेशान करने की हिम्मत किसने की? अंदर से एक बुरी आवाज आई। तुम्हारी मौत। दक्ष ने रोते हुए जवाब दिया। क्या बकवास है? क्या यह आदमी पागल हो गया है? वह मारा जाएगा। मैंने सोचा था कि वह भाग जाएगा, लेकिन वह आकाश क्षेत्र के बुजुर्ग को ताना मार रहा है। वो है ऐसा? जी लुकिंग ने कहा, लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि उसे सही शब्द नहीं मिल पाया था। कमीने, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किसकी मौत हुई है। दरवाजा खुलते ही वह बुरी आवाज फिर आई। दरवाजा खुला, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह खुल पाता दक्ष गायब हो गया। उन्होंने छाया परिवर्तन का प्रयोग करते हुए पीछे की ओर प्रस्थान किया और सबकी नजर से ओझल हो गए। एक बूढ़ा आदमी कोठरी से बाहर निकला। उसने कबीले के कपड़े पहने हुए थे, जिससे दक्ष को यकीन हो गया कि वही बूढ़ा आदमी है। हाँ, सिर्फ 5वां स्टेज स्काईरियम कल्टिटर। मैं इससे कहीं ज्यादा की उम्मीद कर रहा था। जो भी हो, शो का मजा लेना चाहिए। दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा। उसने अपने हाथ मोड़ लिए और उस शो का इंतजार करने लगा जो होने वाला था। मृत्यु से डरे बिना मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत कौन कर सकता है? एल्डर ने गलियारे के चारों ओर देखा, हालांकि उसे केवल जी लुकिंग दिखाई दिया। लुकिंग, तुमने मेरा अनादर करने का साहस किया। क्या तुम्हें मौत का कोई डर नहीं है? एल्डर ने जी लुकिंग को घूरते हुए डरते हुए कहा। ही भी यह मैं नहीं था। जी लुकिंग ने बहे सिकुड़ते हुए कहा। अल्पविराम, तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? यहाँ तुम्हें और कौन दिखता है? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? तुम मुझे क्या समझते हो, एक मूर्ख? मैंने तुम्हारी सजा पहले ही तय कर ली है। तुम्हें पता है कि तुम मौत के लायक हो। एल्ड ने गरजते हुए अपनी उंगली हिलाई और जी लुकिंग की ओर एक क्यूई चाकू भेजा। दिलचस्प है, ऐसा लगता है कि उसके पास भी मेरे जैसा ही कौशल है। दक्ष ने आकाश क्षेत्र के बुजुर्ग के कौशल को देखते हुए सोचा। कहाँ हो तुम? मदद करो। जी लुकिंग ने इस हमले से बचाने के लिए दक्ष को मदद के लिए पुकारा। हालांकि दक्ष वहां नहीं आया जहां जी लुकिंग ने सोचा था कि वह आएगा। दक्ष आकाश क्षेत्र साधक के पीछे प्रकट हुआ और उसने अपनी तलवार बूढ़े आदमी की गर्दन की ओर घुमा दी। बूढ़े व्यक्ति ने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए पीछे मुड़कर अंतिम क्षण में तलवार को रोक दिया। हालांकि उसने बड़ी मुश्किल से दक्ष की तलवार को रोका था, लेकिन जैसे ही दूसरी तलवार पीछे से उस आदमी के शरीर में घुसी, उसके मुंह से खून निकल आया। किस गद्दार ने पीछे से हमला करने की हिम्मत की? उस आदमी ने रोते हुए दक्ष को पीछे धकेलने की कोशिश की ताकि वह पीछे से उस पर हमला करने वाले दूसरे व्यक्ति से निपटने में सक्षम हो सके, लेकिन उसकी ताकत विफल हो गई। वह दक्ष को पीछे धकेलने में सक्षम नहीं था, बल्कि उसे ही पीछे धकेला जा रहा था। तुम्हारा सजगता खराब नहीं है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कमीने? आकाशीय क्षेत्र के साधक ने कमजोरी से कहा, क्योंकि उसे लगा कि उसका शरीर उसके दिल पर वार करने से पहले ही मर रहा है। वह अभी भी अपने दुश्मनों से पहले मरना नहीं चाहता था। वह दुश्मन को तब तक मारना चाहता था जब तक उसके पास कुछ ताकत थी। जी लुकिंग पहले ही मर चुका था क्योंकि क्यूई चाकू उसके माथे में घुस गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। वह बिना कुछ समझे मर गया। चूंकि आकाशीय क्षेत्र का साधक बलपूर्वक खुद को मुक्त करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने उसी हमले का उपयोग करने का फैसला किया। उसकी तलवार दक्ष की तलवार से टकरा रही थी, लेकिन उसका दूसरा हाथ मुक्त था। वह देख सकता था कि दक्ष की नजरें उसके चेहरे पर टिकी थी। उसका दूसरा हाथ पूरी तरह से आजाद था। उसने अपनी शेष बची हुई शक्ति को अपने हाथ की ओर मोड़ दिया और एक क्यूई चाकू बनाया, जिससे उसने दक्ष को मारने की योजना बनाई। तुम कमीने, तुमने मुझे पीछे धकेलने की हिम्मत की? तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे बल से हरा सकते हो? तो क्या हुआ अगर दो लोग मुझ पर हमला कर दे? मैं अभी भी एक आकाशीय क्षेत्र का बुजुर्ग हूँ और तुमसे बहुत ताकतवर हूँ, आदमी ने कहा। अपनी तलवार और चेहरे पर अपना ध्यान बनाए रखने की कोशिश करते हुए उसने पीछे धकेलने का नाटक करना शुरू कर दिया और उसने क्यूई चाकू को दक्ष की ओर बहुत करीब से फेंक दिया। अल्पविराम, हाँ, आकाश क्षेत्र के बुजुर्ग ने उपहास करते हुए कहा। जब उसने चाकू को दक्ष की ओर बढ़ते देखा, यह एक अच्छा कौशल है, लेकिन मेरे पास भी कुछ ऐसा ही है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए अपना एक क्यू चाकू बनाया और उसे उस आदमी के चाकू की ओर फेंक दिया। दोनों चाकुओं में टकराव हुआ। आकाशीय क्षेत्र के बुजुर्ग चाकू नष्ट हो गया, जबकि दक्ष का चाकू बरकरार रहा और वह उस आदमी की ओर बढ़ता रहा। दक्ष के क्यूई चाकू ने उस आदमी को उसकी उम्मीदों के विपरीत चाकू मार दिया। आत्मा तलवार जिसने उसे पीछे से चाकू मारा था उसी समय बाहर निकल आए और उसे फिर से चाकू मार दिया। आकाशीय क्षेत्र का बुजुर्ग अपनी अंतिम सांसों में था। हालांकि वह हैरान था कि दक्ष के पास भी ऐसा ही कौशल था, लेकिन वह उस व्यक्ति पर ज्यादा क्रोधित था जो उसे पीछे से छुरा घूंप रहा था। दक्ष की परवाह न करते हुए उसने अपनी तलवार को पीछे की ओर घुमाया। हालांकि वह स्तब्ध खड़ा रहा। उसने केवल एक तलवार को अपने सामने उड़ते देखा तथा वहां कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। एक अच्छी तरकीब है ना? दक्ष के शब्द उस आदमी के कानों से गुजरे और उसका सिर कट गया।
गया, वह जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह से मर गया। यह मजेदार था, दक्ष ने पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा। अल्पविराम उसका कौशल मेरे जैसा ही था लेकिन बहुत कमजोर था। मेरे क्यूई हथियारों में उच्च ग्रेड के खजान की ताकत है। उसका क्यूई चाकू बस क्यूई से बना एक चाकू था, यहाँ तक कि एक स्पिरिट ग्रेड हथियार भी उसे नष्ट कर सकता था, केवल छिपकर हमला करने के लिए ही काफी था। उसने आगे बढ़ते हुए कहा। उसने चाबी खोजने के लिए उस आदमी के शरीर की खोज शुरू कर दी। वे वहां है। क्यूई को लेकर दक्ष जीशान की कोठरी की ओर चला गया। वह बार बार ये देखने की कोशिश करता रहा कि कौन सी चाबी सही बैठती है। अंततः उसे सही चाबी मिल गई। कोठरी का ताला खुल गया, दरवाजा खोलकर दक्ष अंदर घुस गया। जैसे ही वह अंदर गया उसने देखा कि एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ है, एक गेंद की तरह मुड़ा हुआ सो रहा है। उस आदमी के हाथ नहीं थे। जीशान दक्ष ने उस आदमी को पहचानते ही कहा। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से जीवन चिकित्सा की गोली निकाली और उसके करीब दौड़ा। उठो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम कब तक सोने की योजना बना रहे हो? उसने पुकारा और उस आदमी को हिलाना शुरू कर दिया। जीशान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वह चेहरा देखा जो उसने लंबे समय से नहीं देखा था। दक्ष, उसने कमजोरी से पूछा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। बेशक, और कौन होगा बेवकूफ, लो पहले ये गोली खा लो, हम बाद में बात कर सकते हैं। दक्ष ने जीशान के चेहरे की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। अपना मुंह खोलो। जीशान ने अपना मुंह खोला और दक्ष को गोली अपने मुंह में डालने की अनुमति दी। उसने गोली निगल ली। तुम क्यों नहीं चले गए बेवकूफ, तुमने जोखिम क्यों उठाया? जीशान ने दक्ष को घूरते हुए पूछा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे लेकिन वह उन्हें पोंछ भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास हाथ नहीं थे। क्या जोखिम? ये जगह, इसमें कोई जोखिम नहीं है। मुझे कम मतान को पुराने दोस्त, मैं इस जेल को आसानी से संभाल सकता हूं, दक्ष ने जवाब दिया और वह धीरे से मुस्कुराया। उसने अपना हाथ उस आदमी के कंधे पर रखा। चिंता मत करो, गोलियां जल्द ही अपना असर दिखाना शुरू कर देंगी, तुम कुछ ही समय में सामान्य हो जाओगी। खैर चलो यहाँ से चलते हैं, तुम मुझे पूरी कहानी बाद में बता सकती हो, दक्ष ने जीशान से कहा और वह खड़ा हो गया। जीशान ने अपना सिर हिलाया और वह भी खड़ा हो गया। ओह ठीक है, क्या तुम्हें पता है कि अगली कोठरी में कौन है? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता? बस एक पल के लिए यहाँ रुको, मैं जांच करके अभी वापस आता हूँ, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर वह कोठरी से बाहर निकलकर उस कोठरी में चला गया जहाँ विशेष कैदी को रखा गया था। दरवाजा पहले से ही खुला था क्योंकि आकाशीय क्षेत्र के बुजुर्ग ने बाहर आने के बाद उसे बंद नहीं किया था। दरवाजा खोलकर वह अंदर चला गया। क्या बिल्ली है? जब उसने अंदर बैठे व्यक्ति को देखा तो उसके मुंह से पहली बात यही निकली। उसने सोचा था कि वह वहां किसी प्रभावशाली वृद्ध व्यक्ति या किसी मजबूत किसान को देखे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वहां उसे कोई महिला मिलेगी। उस महिला के दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे और वह पीठ के बल दीवार के सहारे बैठी थी। उसकी गहरी नीली पुतलियां ऊपर की ओर दक्ष की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, वह खाली आंखों से दक्ष को देख रही थी। उसके बाल सुनहरे थे और वह 20 के दशक के अंत में दिख रही थी। उसने एक सुंदर पोशाक पहन रखी थी जो सालों से जमा हुई गंदगी के कारण खराब दिख रही थी। क्या आप नए संरक्षक हैं? मैं आपको वही बात बताऊंगी जो मैंने पिछले वाले से और उससे पहले आए लोगों से कही थी। मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे नहीं पता, बस मुझे मार डालो। मुझे जीवित रखने का क्या फायदा जब मेरे पास आपके द्वारा मांगे गए उत्तर ही नहीं है, महिला ने तीखे स्वर में कहा। दिलचस्प है, जब तुम कहती हो कि तुम्हें नहीं पता तब भी पहली बात जो तुम सुझा हो वह है तुम्हें मार डालना। तुम्हें आजाद क्यों नहीं कर देते? दक्ष ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से महिला से पूछा। हाँ, तुम मूर्ख नहीं हो कि मेरी स्थिति के कारण मुझे जाने दो। मुझे यकीन है कि तुम सभी चिंतित हो कि अगर मैं चली गई तो मैं अपने परिवार को बता दूंगी कि तुमने मेरा अपहरण कर लिया है, वे तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम मुझे किसी भी तरह जाने नहीं दोगे और मैं जो तुम जानना चाहती हो उसका जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास खुद भी कोई जवाब नहीं है, बस मुझे मार डालो, महिला ने दक्ष से कहा। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल ऑल नवल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी और मेरे टेलीग्राम चैनल नवल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। तुम दूसरे चरण के आकाश क्षेत्र के साधक हो, तुम्हारी उम्र के हिसाब से यह बहुत अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि आकाश क्षेत्र के एक बुजुर्ग को इस जगह की रखवाली करने के लिए नियुक्त किया गया है, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। वह उसकी साधना देख सकता था जो उसकी साधना से कम थी। तुम सही हो, हालांकि तुम्हें मारना जी कबीले के लिए सबसे व्यवहारी विकल्प है, ने महिला की ओर बढ़ते हुए अपनी राजा की तलवार निकाली। आखिरकार मैं इस जगह से मुक्त हो सकती हूँ, भले ही यह अनंत नींद के रूप में हो, महिला ने अपनी मुट्ठी भींच हुए कहा। दक्ष ने अपनी तलवार उठाते हुए उसके सामने रुक गया। दक्ष जीशान उसी कोठरी के अंदर चला गया और उसने देखा कि दक्ष हमला करने वाला था लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तलवार बिजली की तरह नीचे की ओर झुकती हुई चली। वाई जीशान ने दक्ष को रोकने के लिए आवाज लगाई क्योंकि
क्योंकि उसने लड़की का चेहरा देखा और उसे पहचान लिया। वह रुक गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके शब्द काम नहीं आएंगे क्योंकि वह बहुत देर हो चुकी थी। क्लैक क्यों? महिला ने असमंजस में पूछा। दुर्भाग्य से मैं जियाई कबीले से नहीं हूँ, उनके साथ जो कुछ भी होता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं पीड़ित होना पसंद करूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे दोस्त का अपहरण करने की हिम्मत की और उसे पीड़ित किया। चूंकि तुम अपने परिवार की मदद से ऐसा कर सकती हो, इसलिए मुझे हर किसी से परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। अब तुम आजाद हो, यहाँ से चली जाओ। दक्ष ने पीछे मुड़ने से पहले महिला से कहा, मैंने जेल टॉवर के सभी गार्डों को मार दिया है, सुबह तक किसी को पता नहीं चल पाएगा। जब तक हो सके तुम्हें बाहर निकल जाना चाहिए। तुम एक मजबूत साधक हो, तुम्हें बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसने पीछे देखे बिना ही कहा। वह जीशान की ओर चला और उसने देखा कि उसके हाथ ठीक हो गए थे। जीशान, तुम्हारे हाथ वापस आ गए हैं। जीवन चिकित्सा की गोली ने बहुत तेजी से काम किया है, अब चलो हम भी यहाँ से चले जाएं। जीशान का हाथ पकड़कर दक्ष उसे पास की कोठरी में ले गया और उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। क्या तुम जानते हो कि तुमने अभी किसे बचाया है? जीशान ने दक्ष से पूछा। किसी प्रभावशाली परिवार की कोई लड़की। तो क्या हुआ? मुझे धन या किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे लक्ष्य किसी भी परिवार की मदद से पूरे नहीं हो सकते। यह एक अकेला रास्ता है जिस पर मुझे अकेले ही चलना होगा। मुझे इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए कि मैं किससे मिला और किसकी मदद की? मैं बस ये जानना चाहता था कि वह कौन था। वह व्यक्ति जी कबीले के लिए परेशानी पैदा करने में सक्षम है, मेरे लिए इतना ही काफी है। दक्ष ने सहजता से उत्तर दिया क्योंकि उसने अपने अंतरिक्ष के नियम का उपयोग करके एक स्थानिक पोर्टल बनाया था। अंदर आ जाओ, ये हमें मेरे कमरे तक ले जाएगा। उसने जीशान से कहा, ये तुम कब से ऐसा कुछ करने में सक्षम हो? क्या ये वास्तव में सुरक्षित है? जीशान ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। ये बिल्कुल सुरक्षित है, मैंने इसे कई बार इस्तेमाल किया है। बस अंदर आ जाओ और हम यहाँ से निकल जाएंगे। अगर मैं पहले अंदर चला गया तो ये बंद हो जाएगा, इसलिए तुम्हें मुझसे पहले जाना होगा। दक्ष ने उस आदमी को दिलासा देते हुए कहा। जीशान ने सिर हिलाया लेकिन वह अंदर नहीं गया। उसने दक्ष को घूरते हुए पूछा, क्या हम उस लड़की को भी अपने साथ ले जा सकते हैं? अगर वह अकेली बाहर गई तो वह पकड़ी जा सकती है। चूंकि तुमने उससे पहले ही बचा लिया है इसलिए हम पूरी तरह से चले जा सकते हैं। वास्तव में नहीं, वह मेरे करीब नहीं है, इसलिए मैं उसे अपनी यह क्षमता दिखाने में असहज महसूस कर रहा हूँ। इसके अलावा उसे कम मत आंकना, वह एक आकाश क्षेत्र साधक है। इस जगह की रखवाली करने वाले ज्यादातर साधक उससे कमजोर हैं, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली साधक भी केवल पृथ्वी क्षेत्र में ही है। अगर वह जाते समय सावधान रहे तो वे उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। उसकी चिंता मत करो, पोर्टल में प्रवेश करो, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रख सकता। दक्ष ने जीशान से कहा, उसके कंधे पर थपथपाते हुए मानो उसे जल्दी करने का इशारा कर रहा हो। सास जीशान ने द्वार में प्रवेश करते हुए आह भरी आह उसकी एक इच्छा पूरी कर दी जाए क्योंकि वह पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। जीशान के द्वार में प्रवेश करने के बाद दक्ष ने बड़बड़ा। उसने दरवाजे की ओर देखा। मुझे पता है तुम बाहर खड़े हो, तुम अंदर आ सकते हो। दरवाजा खुला और महिला अंदर आई। तुम किसका इंतजार कर रहे थे? तुम क्यों नहीं चले गए? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैं तुम लोगों के साथ जाना चाहती थी। मुझे लगा कि तुम लोग कुछ इकट्ठा कर रहे हो जो तुमने जाने से पहले कमरे के अंदर छोड़ा था। लेकिन यह महिला ने पोर्टल को देखते हुए बड़बड़ा, इस एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु के लिए मुझे एक बहुत महंगा तावीज खरीदना पड़ा। चूंकि मैंने इसे अपने दोस्त को बचाने के लिए इस्तेमाल किया था इसलिए यह इसके लायक था। अब समय बर्बाद मत करो और जल्दी से अंदर जाओ। दक्ष ने महिला को जवाब दिया। उसने उससे झूठ बोला कि उसने ये पोर्टल कैसे बनाया। लड़की ने द्वार के अंदर कदम रखते ही अपना सिर हिलाया। दक्ष उसके पीछे गया और उसके पीछे पोर्टल में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गया पोर्टल गायब हो गया। जेल टॉवर में शांति लौट आई जो हाल ही में बहुत सक्रिय था। जेल टॉवर में केवल लाशें ही बची थी और यह सब केवल एक व्यक्ति के कारण हुआ था। पूरे जी कबीले में एक भी व्यक्ति नहीं जानता था कि आज रात जेल टॉवर में क्या हुआ था और जो लोग जानते थे वे पहले ही मर चुके थे। तारांकित जीशान ने दक्ष से पूछा। जब उसे यहाँ दो लड़कियां नहीं मिली जिन्हें वह जानता था, वे यही हैं, मैं बाद में तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। दक्ष ने जवाब दिया और उस महिला की ओर देखा जो उनके पास खड़ी थी। वह उसके सामने नकली दुनिया की अंगूठी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। जीशान ने लड़की को देखा और समझ गई कि दक्ष इतनी सावधानी क्यों बरत रही थी। और ठीक है, तुमने उसे भी बचाया, मुझे पता था कि तुम उसे पीछे नहीं छोड़ोगे, ये जाने बिना कि वह कौन है तुम उसे यहाँ ले आए। बिल्कुल वैसा ही इंसान जैसा मैं जानता था कि तुम हो। मैंने ये तुम्हारे लिए किया क्योंकि तुम चाहती थी कि मैं उसकी मदद करूं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि वह अकेले जाने में सक्षम थी। वैसे भी महिला, अभी भी रात का समय है, तुम्हें अपने कबीले में वापस चले जाना चाहिए इससे पहले किसी कबीले के लोगों को जेल से भाग के बारे में पता चले। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए चीजें वास्तव में जटिल हो जाएंगी। दक्ष ने महिला से कहा, उसे अब यहाँ से जाने के लिए
मनाने की कोशिश करते हुए इस राज्य की राजकुमारी के रूप में मुझे बचाने के लिए मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरा सारा सामान उन कमीनों ने ले लिया है, लेकिन अगर आपको कभी मदद की जरूरत हो तो आप हमेशा रॉयल पैलेस में मेरे पास सकती है। आप जिस भी चीज में मदद चाहते हैं मैं यथासंभव मदद करूंगी। महिला ने दक्ष को शालीनता से धन्यवाद दिया और फिर वह दरवाजे की ओर मुड़ी और चली गई। राजकुमारी, इससे कुछ नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कि मैं इस राज्य में लंबे समय तक रहना चाहता हूँ, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने जीशान की ओर देखा और कहा, अब बताओ हमारे अलग होने के बाद क्या हुआ? अल्पविराम, हमारे अलग होने के बाद क्या हुआ? ऐसा लग रहा था जैसे कल की ही बात हो जब हम अलग हुए थे और अब हम यहाँ हैं। जीशान ने अतीत को याद करते हुए कहा, जिस दिन तुम मुझे छोड़कर जहाज से निकले थे सब कुछ ठीक रहा। बाकी यात्रा में किसी समुद्री डाकू ने हम पर हमला नहीं किया। हम सुरक्षित रूप से इस महाद्वीप पर पहुंच गए। उतरने के बाद हम जांच से गुजरे और हमें हमारे परमिट मिले। हमें सबसे नजदीकी शहर ले जाया गया। यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। उन्होंने समझाना शुरू किया, वह स्थान जिसे कुछ लोग सपनों का महाद्वीप और कुछ लोग प्रकाश का महाद्वीप मानते थे, वहां ऐसी कई चीजें थी जिनके बारे में हम नहीं जानते थे। उस शहर में हमने कुछ परीक्षणों में लिया जिसमें हमारी योग्यता और क्षमता का परीक्षण किया गया। अंत में हम में से कुछ को इस महाद्वीप के विभिन्न राज्यों द्वारा चुना गया। जवाब देते समय जीशान वास्तव में गंभीर दिख रहे थे। मुझे याद है कि जब मैं उस शहर में था तो मैंने इस बारे में कुछ सुना था, हालांकि मुझे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि मेरे पास न तो इस महाद्वीप में रहने की कानूनी अनुमति थी और ही इस तरह की बकवास में शामिल होने के लिए खाली समय था। इन राज्यों के लिए काम करना मूल रूप से बेकार था। दक्ष ने सोचा और उसने आह भरी। खैर फिर क्या हुआ? उसने पूछा। मैंने सोचा कि यहाँ रहते हुए किसी राज्य के लिए काम करना एक अच्छा विचार हो सकता है। यहाँ एक जीवन बनाना मेरा लक्ष्य था और राज्य मुझे उनके लिए काम करने के लिए विभिन्न साधना संसाधन प्रदान कर सकते थे। कुल मिलाकर यह एक अच्छा प्रस्ताव था। मैंने जो राज्य चुना है वह वही है जहाँ हम इस समय खड़े हैं। मैंने इंपीरियल अकादमी में प्रशिक्षु के रूप में काम करना शुरू किया। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो राज्य द्वारा चयनित उम्मीदवारों को प्रदान किया जाता है। वे इससे जुड़ी सभी लागतों का भुगतान करते हैं। इंपीरियल अकादमी से स्नातक होने के बाद उम्मीदवारों को राज्य में तदनुसार पद सौंपे जाते हैं। क्या यहीं पर आपकी मुलाकात उस लड़की से हुई थी जिसका अपहरण करने का आरोप आप पर लगा है? दक्ष ने पूछा। हाँ, इंपीरियल अकादमी केवल प्रशिक्षुओं के लिए नहीं है, विभिन्न प्रभावशाली लोग भी इस अकादमी का हिस्सा है जो यहाँ आकर मजबूत बनते हैं। वह उनमें से एक थी, वह लड़की जिससे मुझे प्यार हो गया, जीशान ने उत्तर दिया। अल्पविराम, उन्होंने आगे कहा, हम एक दूसरे के करीब आने लगे और जल्द ही प्यार हो गया। उसके परिवार को इसके बारे में पता चल गया। उन्होंने उसकी सगाई इस राज्य के दूसरे राजकुमार के साथ तय कर दी। दूसरा राजकुमार? तो जो लड़की अभी अभी गई है उसका भाई? दक्ष ने पूछा। हाँ, उनकी सगाई तय हो चुकी थी और चाहे उसने अपने परिवार को कितना भी समझाने की कोशिश की उन्होंने नहीं सुना। हमारे पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दुर्भाग्य से हम पकड़े गए, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी सब तो आप जानते ही हैं, जीशान ने जवाब दिया। ओ, तो तुमने वाकई अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली है। मुझे तुम्हारे लिए खुश होना चाहिए। क्या वजी कबीले में है? तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, मैं उसे भी अपने साथ ले आता। चिंता मत करो, मैं अभी भी ऐसा कर सकता हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मैं उसे यहाँ ले आऊंगा तो तुम उसके साथ भाग सकते हो, आप उसे यहाँ नहीं ला सकते। जीशान ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हें फिर से मेरी क्षमताओं पर संदेह है? उनकी सुरक्षा की चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उसे यहाँ ला सकता हूँ, मेरी क्षमताओं पर विश्वास रखो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा यह मतलब नहीं था, जीशान ने खड़े होते हुए कहा। वह खिड़की की ओर चला गया और बाहर देखने लगा। आप उसे यहाँ नहीं ला सकते क्योंकि मेरी लिंग यान अब अस्तित्व में नहीं है। वह मर गई जब हम पकड़े गए थे और मुझे भागने में मदद करने की कोशिश कर रही थी। वह मेरे जैसे किसी की मदद करने के लिए अपने ही कबीले के हाथों मर गई। मैं उसकी लाश को पकड़े हुए रो भी नहीं सका क्योंकि मुझे जी कबीले द्वारा घसीटा जा रहा था। उन्होंने आगे कहा, वह मर गई है? दक्ष ने अपने चेहरे पर हैरानी भरी नजर से कहा। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी क्योंकि जीशान की आवाज उसकी कहानी बताते समय इतनी शांत थी। हाँ, वह मर चुकी है, हालांकि मैं रोंगी नहीं। वह इस दुनिया में भले ही मर चुकी हो लेकिन वह मेरी यादों में अभी भी अमर है, जीशान ने जवाब दिया। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, मैं उसके लिए कभी नहीं रोऊंगा, इससे वह स्वर्ग में और भी दुखी हो जाएगी जब वह मुझ पर नजर रखेगी। दक्ष जीशान के करीब गया और उसके कंधे पर थपथपाया। जी कबीले के पास भी जीवन देने वाली गोलियां होंगी, हो सकता है कि तुम्हें घसीट कर ले जाने के बाद उन्होंने उसे पुनर्जीवित कर दिया हो। तुम उम्मीद नहीं खो सकते, यह असंभव है। जीवन देने वाली गोलियों के इस्तेमाल में सीमाएं हैं, इसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब शरीर के महत्वपूर्ण अंग बरकरार हो और मृत्यु के बाद 1 मिनट से ज्यादा समय न बीता हो, तभी यह कारगर हो सकता है। मैंने उसके शव को उससे कहीं ज्यादा समय तक देखा, किसी ने उसे गोली देने की जहमत भी नहीं उठाई। शायद उनके पास कोई गोली नहीं थी या शायद उन्हें इसकी परवाह ही नहीं थी। मैंने उस दिन
किसी अनमोल व्यक्ति को दिया, जीशान ने समझाया। वह पीछे मुड़ा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम किस दौर से गुजर रही होगी। मैं कभी ऐसी दुनिया की कल्पना नहीं करना चाहता जहां मेरे प्रियजन मेरे साथ ना हो। क्या हम खुद इस कबीले को नष्ट करना चाहते हैं? हम उन लोगों को ढूंढ लेंगे जिनकी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा। दक्ष ने पूछा। उसे नहीं पता था कि इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। वह ये नहीं कह सकता था कि उसे उम्मीद है कि उसका दोस्त उस लड़की को भूल जाएगा क्योंकि वह चली गई थी। उसने ये भी नहीं कहा कि चीजें बेहतर होंगी। यह ठीक है, शाही परिवार खुद कबीले की देखभाल करेगा। हम देख सकते हैं कि कल्जी कबीले को कैसे नष्ट किया जाता है। इससे मेरे अंदर जल रही आग कुछ कम हो सकती है। जीशान ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। हाँ, हम इसे कल देख सकते हैं, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। वैसे भी अब तक तुम थक गए होगे, तुम जाकर आराम कर सकते हो। वह मिंगलैन के साथ कमरे से बाहर चला गया और जीशान को अकेले छोड़कर उसे एकांत में आराम करने का समय दे दिया। तुम्हारे दोस्त ने बहुत कुछ सहा है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि वह क्या महसूस कर रहा होगा। मंगलन ने अगले कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा। वह दक्ष के साथ अंदर चली गई। यह वह कमरा था जहां जूलियन साधना कर रहा था। मैं भी नहीं कर सकता, वह एक मजबूत आदमी है, उसे खुद को संभालने में सक्षम होना चाहिए। मैं केवल समय समय पर उसे दिलासा दे सकता हूं, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। जब वह कब